खुश रहिए। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अगर मैं आपसे कहूं आज थर्मो की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास एक होने वाली है तो कैसा लगे आपको? ठीक। तो आज की जो क्लास है वो थर्मो के एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आज की क्लास से सवाल अक्सर आते हैं। आज क्या क्या होगा? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और वर्क। तो इस पे सवाल एक आता ही आता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। लास्ट क्लास में शायद हम लोग कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे थे, है ना? तो जब तक बाकी लोग बैठ जाए मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, फिर शुरू करता हूं। नहीं, आपको नहीं बनाना है। इसमें खुला बर्तन नहीं है क्या? कहां है? नहीं, अपने को ऐसा बर्तन नहीं चाहिए, डिजाइनर। अच्छा, ये इरेज हो जाएगा ऊपर ऊपर बस। अरे वाह, ठीक है। चल बस बस जल्दी सभी लोग बैठ जाए जल्दी से। चलिए स्टार्ट कर दूं। आइए, तो प्यारे बच्चों, कहानी थर्मोडायनेमिक्स की कुछ चल रही थी ऐसे। अगर कोई सिस्टम होगा, आपका ध्यान चाहिए, अगर कोई सिस्टम होगा, मेरे शब्दों को कैच कर पाना तो समझ जाना आप थर्मो की भाषा सीख रहे हो। अगर कोई सिस्टम होगा तो सिस्टम का अपना स्टेट होगा, जो कि स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा। स्टेट वेरिएबल बदलोगे तो स्टेट बदल। स्टेट वेरिएबल को बदलने के लिए हमें करना होगा प्रोसेस, और प्रोसेस में होता है एनर्जी का एक्सचेंज। वैसे तो एनर्जी के एक्सचेंज के 3 रास्ते हैं, लेकिन क्लोज सिस्टम में केवल 2 रास्ते हैं। एक हीट है, दूसरा वर्क है। क्या हमने हीट को समझ लिया था? हीट गर्मी है कि गर्मी का एहसास? न सिस्टम में है, न सराउंडिंग में है, ना नहीं, प्रोसेस में है। न सिस्टम में है, न सराउंडिंग में। कहां है? प्रोसेस में। अब अगर कोई भी प्रोसेस करना है तो प्रोसेस करने के 2 तरीके हैं। एक है, कुछ है बच्चे, एक है रिवर्सिबल, एक है रिवर्सिबल, दूसरा है इरिवर्सिबल। आप सबका ध्यान चाहिए, ठीक? क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। मैं फिर दोहरा दूं, आज की क्लास सच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो यहां लिख देना इंपॉर्टेंट इस लेक्चर में। एक सवाल आज की क्लास से बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं थर्मो, क्योंकि टॉपिक क्या भी समझ जाओगे आप, ठीक है? तो बात चली कि साहब जितने भी प्रोसेस है वो 2 तरीके से होंगे, या तो होगा रिवर्सिबल या तो होगा इरिवर्सिबल। सर रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब है अगर डायरेक्शन रिवर्स करें, अगर डायरेक्शन रिवर्स करें तो सिस्टम अपने इनिशियल कंडीशन पे लौट के आ जाए, इसे ही कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। थर्मो ने कहा अगर दुनिया में कभी कुछ ऐसा होता है कि डायरेक्शन के रिवर्स करने पे अपने वो इनिशियल कंडीशन पे आ जाए, वही रिवर्सिबल होता है। तो हमने थर्मो से पूछा सर ये कैसे होता है? बोले सो सिंपल, किसी भी प्रोसेस को इतने छोटे छोटे स्टेप में कराइए कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस लगभग नेग्लिजिबल हो, तो जब भी डायरेक्शन रिवर्स करोगे वो अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि ना इधर से लॉस हुआ ना दूसरे डायरेक्शन में लॉस हुआ। हाँ या ना? अब इसे हम अपने इस सिलेबस के दायरे में रह के फील करना चाहते हैं। ये तो उसने कह दिया, ये उसने थ्योरी कही है, उसने कंसेप्ट दिया, भी हमारे लिए कैसे एप्लीकेबल है आइए उसकी बात करते हैं। तो इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हम सबके सामने गैसियस सिस्टम है। लास्ट लाइन क्या लिखी थी? हम सबके सामने एक हम सबके सामने एक गैसियस सिस्टम है, ठीक है? मान लो बच्चों, अब अगर ये गैसियस सिस्टम है तो लेट्स इमेजिन आज ये जो सिस्टम है, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? यहां पे इस सिस्टम का प्रेशर है, इसे मैं कह रहा हूं पी इंटरनल। सीरियस हो जाइए, सुनिएगा। इसका प्रेशर है पी इंटरनल, और इमेजिन करते हैं बाहर का प्रेशर है पी एक्सटर्नल। कितना है? पी एक्सटर्नल। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक? जैसा कि मैंने कहा था कि हम फील करते हैं थर्मो को रियल दुनिया में, लेकिन जब कंसेप्ट बनाते हैं तो कंसेप्ट या तो केमिकल रिएक्शन के बनाते हैं या तो गैसियस सिस्टम के बनाते हैं। तो मैंने आपके सामने गैसियस सिस्टम रखा, और ये जो सिस्टम है ये गैसियस सिस्टम है, अंदर आइडियल गैस भरी है, इसका प्रेशर है पी इंटरनल। कितना है? और बाहर का प्रेशर कितना है? पी एक्सटर्नल। एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, ये पिस्टन ऊपर जा सकता है, मान लो यहां पिस्टन लगा है, और ये पिस्टन नीचे भी आ सकता है। ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों का प्रेशर सेम है कि डिफरेंट है। और डिफरेंट है तो या तो ये ज्यादा है या तो ये कम है।
जैसा प्रेशर होगा वैसा इसके साथ होने वाला है। क्या आपको ये समझ में आता है? इमेजिन करते प्यारे बच्चों, पल भर के लिए ये जो अपने सामने पिस्टन है इसके ऊपर हमने रख दिया सैंड। क्या रख दिया? मतलब यहां पे हमने रेत रख दी, और ये जो रेत है ऐसे रखी, मेरे शब्दों को सुनिएगा, ये जो रेत है हमने ऐसे रखी कि ये पिस्टन ना तो नीचे जा रहा ना तो ऊपर जा रहा, यानी सब कुछ यहां पे थमा थमा सा है, सब कुछ यहां पे। समझिएगा, आज इस गैसियस सिस्टम में हम चाहते हैं एक्सपांशन हो, मतलब मैं आपको एक्सपांशन प्रोसेस का स्टडी करके बता रहा हूं, ठीक इसका उल्टा कंप्रेशन के लिए होगा। मैं जो केस डिस्कस कर रहा हूं एक्सपांशन का चल रहा। ऊपर हमने रेत रखी है, ऊपर हमने सैंड रखा है, ये पिस्टन ना नीचे जा रहा, ये पिस्टन ना ऊपर आ रहा, सब कुछ थमा थमा सा है। बोलो हाँ या ना? कहते हैं दुनिया में अगर कुछ भी होता है तो हमेशा उसमें दो ताकतें काम करती हैं, एक ड्राइविंग फोर्स और दूसरा अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स जो उसे कहता है कि ये प्रोसेस होना चाहिए, और अपोजिंग फोर्स जो उसके अगेंस्ट में काम करता है, जिसे आप रेजिस्टेंस कहते हैं। एवरीथिंग हैव सम रेजिस्टेंस। कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवधान रुकावट तो रहती ही रहती है। जैसे हम जब टेक्निकल भाषा में बात करें, थर्मो की भाषा में बात करें, थर्मो ऐसे कहता है कि जब भी कोई प्रोसेस होता है हमेशा दो ताकतें एक साथ काम करती हैं, एक ड्राइविंग फोर्स और दूसरा। जैसे आज एग्जांपल के तौर पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते समय दो ताकतें साथ चल रही है, एक आपके अंदर जो पढ़त्व है और एक आपके अंदर जो नींदत्व है। ये दोनों ताकतें एक साथ काम कर रही हैं, हाँ या ना? अगर पढ़त्व ज्यादा हुआ तो पढ़ाई ज्यादा हो जाएगी, अगर नींदत्व ज्यादा हुआ तो नींद आ जाएगी, ज्यादा नहीं हो जाएगी। ठीक है, सुनिएगा, बस आप आनंद ज्यादा लेते हैं, सुना करो, है ना? अब मेरे एग्जांपल ऐसे हैं कि आपको फील कराना पड़ता है, थर्मो ऐसी है, लेकिन आप बस सुनते रहिए और पढ़ते रहिए। तो हमेशा दो ताकतें होती है, एक ड्राइविंग फोर्स होता है, दूसरा अपोजिंग। अगर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा तो वो इवेंट हो जाता है, अगर अपोजिंग फोर्स ज्यादा तो वो इवेंट नहीं हो पाता। और अगर कभी दोनों इक्वल हो जाते हैं, ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिंग फोर्स होता है, उसे ही कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? मैंने इक्विलिब्रियम को काइनेटिक्स के लहजे से बताया, मैंने इक्विलिब्रियम को अलग अलग अंदाज में सिखाया। आज हम अगर फोर्स के नजरिए से कहें तो कहेंगे जब ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिंग फोर्स होता है वही इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम सबको याद है ना? आज जैसे हमने रेत रखी, ना तो ये पिस्टन नीचे जा रहा ना तो पिस्टन ऊपर जा रहा, मतलब यहां पे सब कुछ थमा थमा सा है, यानी क्या यहां पे इक्विलिब्रियम है। इसे हमने कहा इनिशियल स्टेट। क्या बोला? अब मुझे इस सिस्टम को कराना है एक्सपांशन, मतलब मुझे पिस्टन को ऊपर लेके जाना है। एक बात तो पक्की है, अगर पिस्टन को ऊपर लेके जाना है तो मुझे ऊपर का प्रेशर घटाना पड़ेगा। जब ऊपर का प्रेशर घटेगा, थोड़ा फील करना, जब ऊपर का प्रेशर घटेगा तो ये सिस्टम ऊपर जाने लग जाएगा, और तब तक ऊपर जाएगा जब तक अंदर बाहर बराबर ना हो जाए। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा हूं। अगर पिस्टन है, अंदर का प्रेशर 5 एटीएम है, बाहर का प्रेशर 1 एटीएम है, बाहर का प्रेशर, तो बोलो एक्सपांशन होगा नहीं होगा? होगा। कब तक एक्सपांशन होगा? तब तक होगा जब तक कि सिस्टम का प्रेशर 1 एटीएम ना हो जाए। एग्री और नॉट? लेकिन आज हम ये प्रोसेस कराना चाहते हैं, और हमारा कराने का तरीका है रिवर्सिबल। कैसा है? तो रिवर्सिबल कराना है तो ऐसे कराना है कि अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो सिस्टम अपनी इनिशियल कंडीशन पे आ जाए। तो थर्मो कहता है इतने छोटे छोटे स्टेप में कराओ कि हर स्टेप एनर्जी का लॉस कितना हो, नेग्लिजिबल। उसका हमने तरीका क्या ढूंढा? हमने क्या किया, यहां से हटाया एक सैंड का पार्टिकल। कितना सैंड का पार्टिकल? जरा एक रेत हटाइए, हटा दिया। जब एक रेत हटाओगे तो ऊपर जो प्रेशर था, ऊपर जो, मुझे बताओ जितना प्रेशर था वो सैंड के कारण था, एटमॉस्फेयर के कारण था। बोलो हाँ या ना? जैसे आपने ऊपर से एक रेत हटाई तो ऊपर का प्रेशर कम हुआ कि नहीं हुआ? कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? हल्का सा। कितना कम हुआ? हल्का सा। और हल्का सा इसे हम मैथ में कहते हैं स्मॉल डी। क्या कहते हैं? अगर आपको बोलना है हल्का तो बोलोगे डी। अरे हल्का प्रेशर तो क्या बोलोगे? डीपी। हल्का वॉल्यूम तो क्या बोलोगे? डीवी। हल्का टेम्परेचर तो क्या बोलोगे? डीटी। हल्का समझ पा रहे ना? थोड़ा सा। क्या बोला मैंने? तो जैसे ही आपने एक सैंड का पार्टिकल हटाया, उसका प्रेशर हल्का सा कम हुआ। कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? हल्का सा। यानी प्यारे बच्चों, मैं कुछ ऐसे कहना चाहता हूं, जो पी एक्सटर्नल है, जो पी एक्सटर्नल है और पहले पी इंटरनल दोनों बराबर था लगभग कि नहीं था? ये इनिशियल सिचुएशन है कि फाइनल है? इनिशियल। इससे आज हमें एक्सपांशन कराना है, कंप्रेशन, एक्सपांशन। तो एक्सपांशन में ड्राइविंग फोर्स ये है कि ये है, और अपोजिंग फोर्स ऊपर से कह रहा ऊपर मत आना, और नीचे से कह रहा ऊपर ही जाऊंगा। तो ड्राइविंग फोर्स कौन है? अपोजिंग फोर्स। क्या शुरू में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों सेम थे? और जब ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स सेम होगा तो क्या वही इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी? बोलो बच्चों। अब जैसे मैंने एक सैंड का पार्टिकल हटाया तो बताओ पी एक्सटर्नल घटा कि बढ़ा? घटा। कितना घटा? थोड़ा सा। कितना घटा? थोड़ा सा। वो जो थोड़ा सा घटा, क्या प्यारे बच्चों उसे मैं पी एक्सटर्नल माइनस डीपी कह दूं? बोलो चलेगा? माइनस डीपी क्यों बोला? समझ पा रहे हो ना?
ये बताओ जब ये थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर घटा तो एक्सपांशन होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? कितना हल्का? कितना हल्का? थर्मो कहता है इतने छोटे छोटे स्टेप में कराइए। क्या कहता है? इतने छोटे छोटे स्टेप में कराइए कि हर स्टेप में लॉस एनर्जी का नेग्लिजिबल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे ही आपने एक सैंड हटाया, दूसरा सैंड हटाया, तीसरा सैंड हटाया, आप फुर्सत में थे, आपने 3-4 साल तक सैंड हटाते हटाते इसे यहां पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? यहां। तो ये जो सिस्टम को हमने एक्सपांड किया, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पहुंचाया, यही करने का तरीका क्या है? रिवर्सिबल। क्या है? रिवर्सिबल। तो कोई मुझसे कहे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? बहुत सरल शब्दों में कहूंगा, किसी भी प्रोसेस को इतने छोटे स्टेप में कराइए कि हर स्टेप पे एनर्जी का लॉस नेग्लिजिबल हो, वही प्रोसेस का नाम है रिवर्सिबल। क्या आज हमने गैसियस सिस्टम का एक्सपांशन रिवर्सिबल तरीके से कराया? एक बात बताना बच्चों, जब हमने पहला सैंड का पार्टिकल हटाया, हटा दो, हटा दिया, ऊपर का प्रेशर घटा कि बढ़ा? कितना घटा? कितना घटा? पिस्टन ऊपर गया, कितना गया? अगला सैंड हटाओ, ऊपर गया, अगला हटाओ। बोलो ना यार। जैसे जैसे आप सैंड का पार्टिकल हटा रहे हो, वैसे वैसे पी एक्सटर्नल धीरे धीरे करके घट रहा है कि बढ़ रहा है? अगर आपको कंप्रेशन करना होता, क्या करना होता? तो सैंड का पार्टिकल हटाते कि सैंड का पार्टिकल रखते? और सैंड का पार्टिकल एक एक करके रखते, मतलब जैसे जैसे हटाया था वैसे वैसे रखते, धीरे धीरे सिस्टम एज इट इज अपने इनिशियल कंडीशन पे आता। बोलो आया ना? मेरा क्वेश्चन आप सबसे यह है, जब आपने पहला सैंड का पार्टिकल हटाया तो पी एक्सटर्नल तो घटा, पी एक्सटर्नल तो, लेकिन पी एक्सटर्नल जितना घटा, क्या वो लगभग लगभग पी इंटरनल के बराबर था? क्या वर्ड बोला मैंने? इसे ऐसे समझते हैं, मान लो अंदर का प्रेशर 5 एटीएम, मान लो, और बाहर का प्रेशर भी 5 एटीएम, मान लो। आपने एक सैंड का पार्टिकल हटाया तो क्या इसका प्रेशर 4.9999999999 होगा? कितना होगा? 4 कितने दिन तक? 5, 6, 7, 8। समझ पाएगा? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं कितना छोटा करना है, जितना छोटा करोगे उतने ही रिवर्सिबिलिटी के करीब होगे। नहीं समझ पाए? एक बच्चे ने सैंड का एक पार्टिकल हटाया, एक बच्चे ने एक सैंड के पार्टिकल का 1000 टुकड़ा किया, उसका 1000वां हिस्सा हटाया। कौन ज्यादा रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है? समझ पा रहे क्या? ऐसा नहीं लग रहा मेरी बातें कुछ आइडियल से चल रही हैं? ऐसा नहीं लग रहा मेरी बातें कुछ हाइपोथेटिकल चल रही? इसीलिए कहा जाता है जो रिवर्सिबल प्रोसेस है अपने आप में एक आइडियल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? कैसी प्रोसेस है? परफेक्टली रिवर्सिबल कराना संभव नहीं है। परफेक्टली रिवर्सिबल कराना तो आपको बहुत 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 छोटे स्टेप की ओर जाना होगा, आया ना? मगर एक बात तो है, अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस कराएगा तो उसे इतने छोटे स्टेप में कराएगा कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस नेग्लिजिबल आएगा। यानी मैं कह दूं ये दोनों लगभग बराबर होगा। यानी मैं कह दूं जो ड्राइविंग फोर्स है, जो अपोजिंग फोर्स है, क्या लगभग बराबर होगा? बराबर होगा कि लगभग बराबर? कितना बराबर? और ये जितना छोटा अंतर होगा उतना रिवर्सिबिलिटी के, बोलो हाँ या ना? थोड़ा फील करना। पहला सैंड हटाओ, पिस्टन ऊपर गया, आपको अंतर समझ में आएगा? आएगा? दूसरा सैंड हटाओ, अंतर समझ में आएगा? बेटा सबको देखना है। तीसरा सैंड हटाओ, यार हटा ही नहीं रहो, जबरदस्ती बोल रहे हो। तीसरा सैंड हटाओ, क्या अंतर समझ में आएगा? ऐसा नहीं लग रहा हर पॉइंट पे, हर मोमेंट पे जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो थमा थमा सा है? एक लाइन बोलता हूं, समझ में आया तो बताना। बोलो क्या? ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ड्यूरिंग अ at every moment system is at virtually equilibrium। पक्का? मतलब सब कुछ थमा थमा सा होने वाला है, तभी तो कुछ लोग इतना कहते हैं कुछ नहीं हो रहा सोचो रिवर्सिबल हो रहा। क्या कहते हैं? कुछ नहीं हो रहा सोचो रिवर्सिबल हो रहा। कुछ हो रहा है तो नजर आ रहा, इतने छोटा छोटा हुआ। हमने कहा जैसे मान लो मुझे सैंड हटाना है, समझना, तो एक सैंड का इतना छोटा पार्टिकल हटाया, इतना छोटा पार्टिकल हटाया कि सैंड आपको दिखाई ही नहीं दिया। मैंने कहा देखो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे? व्हाट आई वांट टू से, ये प्रोसेस आपको आइडियल लग रही, रियल लग रही? आइडियल। तो कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट डायग्राम बना के जल्दी से जल्दी रफ्तार में। डायग्राम बना लेना, ऊपर सैंड लिख देना, और जैसा लिखा है ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स, यही इक्विलिब्रियम की परिभाषा है। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है
उसमें ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के लगभग बराबर होता है, और क्योंकि लगभग बराबर होता है इसीलिए कहा जाता है जो सिस्टम है हर स्टेप में लगभग इक्विलिब्रियम पे होता है। तो सवाल आता है वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप में इक्विलिब्रियम है, एंड आंसर इज रिवर्सिबल प्रोसेस। सवाल आता है वो कौन सा प्रोसेस है जिसे हम इनफाइनाइट टाइम में करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। सवाल आता है वो कौन सा प्रोसेस है जो अपने आप में रियल नहीं आइडियल है, रिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चों अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो ये बताओ, आज एक्सपांशन कर रहे हैं कंप्रेशन कर रहे हैं, एक्सपांशन, और एक्सपांशन कर रहे हैं तो ऊपर का प्रेशर धीरे धीरे घट रहा कि बढ़ रहा, धीरे 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 धीरे। ये जो एक्सपांशन हो रहा है, ये जो एक्सपांशन हो रहा है घटते हुए एक्सटर्नल प्रेशर में हो रहा है कि बढ़ते हुए एक्सटर्नल प्रेशर में, घटते हुए एक्सटर्नल प्रेशर वैरी कर रहा कि कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर बोलो ना, क्या एक्सटर्नल प्रेशर हर मोमेंट पे धीरे धीरे घट रहा है? आज से एक नियम बना लेना, अगर कभी एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है, अगर कभी एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है तो समझ जाना वो कौन सा प्रोसेस है प्यारे बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस। कुछ ही देर में हमें न्यूमेरिकल करने होंगे, और न्यूमेरिकल प्रोसेस में, न्यूमेरिकल सवालों में ये लाइन आपको बचाएगी कि जब एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल हो समझ जाना कौन सा प्रोसेस है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जिसे हमने बहुत छोटे स्टेप में कराया है। एक बच्चा मुझसे कहता है सर अगर बहुत छोटे स्टेप में कराओगे तो बहुत स्लो होगा। मैंने कहा सही है। उसने कहा सर क्या हम ये कंक्लूजन निकाल लें कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है बहुत स्लो प्रोसेस है। मैंने कहा सही है। उसने मुझसे ये कहा सर क्या हम ये कंक्लूजन निकाल लें जितनी भी स्लो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो है, ये सही है, मगर हर स्लो प्रोसेस रिवर्सिबल, स्लो होना रिवर्सिबिलिटी नहीं है, इनिशियल कंडीशन पे लौट के आना रिवर्सिबिलिटी है। क्या बोला मैंने, समझे? स्लो होना रिवर्सिबिलिटी, इनिशियल कंडीशन में लौट के आना रिवर्सिबिलिटी है। वो तेज हो के लौट के आए तो भी वो रिवर्सिबल है। स्लो होना एक तरीका है, थर्मो ने ऐसा बताया है। ये जो सॉइल हम सबके सामने बनी है, धरती बनी है, मिट्टी बनी है, पहाड़ बने हैं, इनको बनने में साल लगे हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं? और मिलियंस ऑफ ईयर्स में कोई घटना हुई है तो बताओ वो स्लो हुई कि फास्ट हुई? स्लो। तो बताओ ये जो स्लो प्रोसेस है क्या उसे हम रिवर्सिबल कह दें? नहीं कह सकते, क्योंकि दोबारा आप इसे उस इनिशियल कंडीशन पे लेके नहीं जा सकते जहां से दुनिया बनी थी। बोलो हाँ या ना? तो कॉपी में पॉइंट लिखना, नीचे स्टार बना के। बोलो क्या लिखना? एवरी स्लो प्रोसेस is not reversible process. Every slow process is not reversible process. हर वो प्रोसेस जो धीरे होती है वो रिवर्सिबल नहीं है। लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, माउंटेन, रिवर, समझ पाए क्या? ये झरने, ये नदियां, ये पहाड़, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, माउंटेन, रिवर आर स्लो बट नॉट रिवर्सिबल, समझ पाए क्या? तो कहानी का निष्कर्ष यह है, अगर किसी प्रोसेस को इतने छोटे छोटे स्टेप में कराया जाए कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस लगभग नेग्लिजिबल आए, वही प्यारे बच्चों कैसी प्रोसेस है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या? व्हाट इज प्रोसेस? एनर्जी देने लेने का तरीका। तो एनर्जी देने लेने का एक तरीका रिवर्सिबल है, एक तरीका। क्या मैंने आपको रिवर्सिबल वर्ड का मतलब समझाया? आओ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इरिवर्सिबल, फिर दोनों को अपन कंक्लूड करते हैं, ठीक है? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इरिवर्सिबल। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इरिवर्सिबल। रिएक्शन की प्रोसेस, रिएक्शन की बातें नहीं चल रही है, प्रोसेस की। रिएक्शन तो ऑलरेडी मैंने आपको कहां पढ़ा दिया है? इक्विलिब्रियम में। रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन बता दिया है। लिखना जरा इरिवर्सिबल। पहले आप मुझे बताओ रिवर्सिबल की परिभाषा क्या थी? जो अपने इनिशियल कंडीशन पे लौट के। तो इरिवर्सिबल की परिभाषा क्या होगी? लिखना which will not return to its initial condition, which will not return to its initial
condition on reversing the direction, on reversing the direction, डायरेक्शन को उल्टा करने पे जो अपने इनिशियल कंडीशन पे लौट के नहीं आए वही प्यारे बच्चों इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाए। हमने थर्मो से पूछा ऐसी प्रोसेस कैसे कराए, थर्मो ने कहा सो सिंपल, इमेजिन करते हैं हम सब के सामने एक गैसियस सिस्टम है, इमेजिन करते हैं अंदर का प्रेशर P इंटरनल है, इमेजिन करते हैं आपने यहां पे रखा सैंड, क्या रखा, इमेजिन करो बच्चों, रख दिया क्या, अभी कुछ देर पहले अंदर का प्रेशर कितना था 5 एटीएम और बाहर का प्रेशर कितना था, बाहर का जो 5 एटीएम प्रेशर है वो रेत के कारण है कि एटमॉस्फेयर के कारण, बोलो ना, क्या बाहर आज जो रेत रखी है ऊपर 5 एटीएम का प्रेशर लगा रही है, क्या हमने एक एक करके रेत को कुछ देर पहले हटाया था, उस प्रोसेस को हमने कितने स्टेप में कराया था, इनफाइनाइट, और वो जो प्रोसेस थी क्या वो रिवर्सिबल थी। अब जो कह रहा हूं मुझे पूरी क्लास का ध्यान चाहिए एक पल के लिए, यहां पे जो सैंड रखी उसे मैंने एक झटके में हटा दिया, हटा दो, किसे हटाया, उस मोमेंट पे सोचना, उस मोमेंट पे सोचना जब आपने सारा सैंड हटा दिया, हटाओ, पिस्टन यहां रुका था, बोलो ना, क्या आपने सारा सैंड हटा दिया, सैंड हटाते ही ऊपर का प्रेशर कितना था पहले 5, सैंड हटाते ही अब कितना हो गया, 0 हो गया, 0 क्यों नहीं हुआ, एटमॉस्फेयर तो है ना, क्या सैंड हटाते ही ऊपर का प्रेशर 1 एटीएम हो चुका है, रुकना, हम ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे सैंड हटाया हमने सिस्टम को स्टैच्यू कर दिया, क्या कर दिया, मान लो वीडियो देख रहे हैं अपन ने पॉज कर दिया, मान लो, तो क्या यहां पे 1 एटीएम प्रेशर हुआ, क्या अंदर का प्रेशर 5 एटीएम है, अब ये सिस्टम ऐसे का ऐसे रहेगा, कुछ होगा, क्या होगा, और एक्सपांशन कब तक होगा, एक्सपांशन तब तक होगा जब अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर ना हो जाए, एग्री और नॉट, मुझे बताओ जब एक्सपांशन हुआ, जब एक्सपांशन, तो ऊपर का प्रेशर 1 एटीएम ही था कि 1 एटीएम से घट रहा था, 1 एटीएम कि चेंज हो रहा था, पहले कितना था, अब कितना हुआ, क्या एक्सपांशन होना शुरू होगा, और एक्सपांशन तब तक होगा जब तक कि अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर, पहले वॉल्यूम V1 था, अभी वॉल्यूम V2 है, चलेगा, मेरा सवाल आप सबसे, आज एक्सपांशन हुआ कि नहीं हुआ, आज जो एक्सपांशन हुआ वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में हुआ कि वेरिएबल, क्या आज एक्सपांशन यहां पे कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में हुआ है, आज से ये न्यूमेरिकल करने का एक नियम होगा, जब भी बोलेगा वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर रिवर्सिबल और जब भी बोलेगा कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इरिवर्सिबल, नहीं चलेगा, पक्का, पहले बता दो जरा, आज यहां पे सब कुछ थमा थमा सा है क्या, अच्छा ये हो रहा कि ये हमने सोचा है, ये था और ये हुआ, ये था और ये था और, अरे बोलो ना यार, ये था और, उधर कहां देख रहे हो, इधर आओ, कहीं गलती से आ गए होंगे, पहले क्या था ये, फिर क्या है, ये क्या है, ये हमारा इमेजिनेशन है, मतलब समझना, पहले सिस्टम था, ऊपर सैंड रखा था, आपने सैंड हटाया, तो सैंड हटाओगे तो ये वाला सिस्टम होगा ना, ये तो हम बस सोच रहे हैं कि ये हुआ फिर ये होने वाला है, इतने हमने उसकी फोटो खींच ली, यस और नो, जैसे हमने ये वाला सिस्टम लिया तो मुझे बताओ अब यहां पे एक्सपांशन हो रहा है, ये इनिशियल कंडीशन है और ये कोई कंडीशन, ये बस बीच में एक पॉइंट है, बोला हाँ या ना, यहां पे सब कुछ थमा थमासा है कि नहीं है, यहां पे इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, और यहां पे सब कुछ थम गया कि नहीं थमा, तो क्या यहां पे P इंटरनल होगा, क्या यहां पे भी P एक्सटर्नल होगा, दोनों बराबर है कि दोनों में डिफरेंस है, और यहां पे दोनों बराबर है, दोनों में डिफरेंस है, तो क्या P इंटरनल P एक्सटर्नल के बराबर है, क्या P इंटरनल P एक्सटर्नल के बराबर है, क्या P इंटरनल P एक्सटर्नल के बराबर है, यहां इक्विलिब्रियम है, यहां इक्विलिब्रियम है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे ही इक्विलिब्रियम है और कहीं इक्विलिब्रियम नहीं है, एग्री और नॉट, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इरिवर्सिबल प्रोसेस, छापा मार खेल लो, इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, तो ऐसी प्रोसेस जिसे हम कुछ एक काउंटेबल स्टेप में करा ले उसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो 2 ही कंडीशन पे होगा, एट इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, इसे और अच्छे से लिखना चाहे तो लिख लें, ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप के इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम, आज ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बड़ा होगा, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के लगभग बराबर था,
एग्री और नॉट? आज ड्राइविंग फोर्स कितना है? 5 एटीएम। अब ये मत कहना सर तो प्रेशर है, फोर्स से मेरा मतलब है जो उसे ड्राइव कर रहा है। आज ड्राइविंग फोर्स कितना है? 5, और अपोजिंग कितना है? 1। तो ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। अगर मान लो मुझे कंप्रेशन करना होता, क्या करना होता? क्या करना होता? तो कंप्रेशन करने के लिए ऊपर की ताकत ज्यादा कि नीचे की? ऊपर की। तो अब बाहर का प्रेशर होता 5 एटीएम, अंदर का प्रेशर होता 1 एटीएम, और तब तक कंप्रेस होता जब तक कि अंदर का प्रेशर कितना ना हो जाए? 5 एटीएम। क्या सबको दिखाई दे रहा है? लिख लेना जरा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बड़ा होता है, इक्विलिब्रियम केवल इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे होता है, जो कुछ एक काउंटेबल स्टेप फाइनाइट स्टेप में होता है, यही प्यारे बच्चों इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मुझे बताओ ये प्रोसेस आपको काल्पनिक लगा कि रियल लगा? तो बताओ इसे हम आइडियल कहें कि रियल कहें? सच में हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस ही है। बोलो हाँ या ना? इसीलिए कहा जाता है, एक बहुत प्यारी लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, इस पे सवाल भी बना है, हमारे आसपास जितनी नेचुरल प्रोसेस हो रही है, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस, मुझे बताओ वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? सोच के जवाब देना। इरिवर्सिबल का मतलब क्या? व्हाट इज द फीलिंग ऑफ इरिवर्सिबल? जो इनिशियल कंडीशन पे लौट के, बोलो हाँ या ना? इंसान जन्म लेने से जाने तक कभी भी इनिशियल कंडीशन पे लौट के नहीं आता। धरती जहां से बनी थी आज वैसा नहीं हो सकता, भले आप कुछ भी कर ले। यस और नो? यस और नो? मिट्टी जैसे बनी है, गलत बात है यार, फिर मैं बस पढ़ाऊंगा आगे बढ़ूंगा, फिर ऐसा नहीं। मिट्टी जैसे बनी थी, पहाड़ जैसे बने थे, जहां से बने थे वो दोबारा लौट के आने वाले नहीं है। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है, आपने कहा कि हमारे आसपास जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस? वो सारी की सारी प्रोसेस कैसी है? इरिवर्सिबल। जानते हो ये तब आपके दिमाग में आता है जब आपके सामने सवाल आता है। असर्शन रीजन में सवाल होगा, स्टेटमेंट का स्टेटमेंट होगा, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। सुनना, अब बच्चा दिमाग लगाएगा, उसके पहले कभी नहीं लगाएगा। अब उसके सामने सवाल आ चुका है, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। क्या सवाल आया? ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर। अब वो दिमाग लगा रहा है, हवा, धरती, फिर वो सोचते सोचते गया, ऑल लिखा है, ऑल। क्या पता है कि एक्सेप्शन हो जो मुझे पता नहीं है। समझना मेरी बात को। अब वो भी जो बहुत ज्यादा सोचता, वो कहेगा यार ऑल नेचुरल प्रोसेस, मुझे तो घटनाएं केवल धरती की पता है, क्या पता मंगल ग्रह पे कुछ ऐसा होता हो। वो फालतू के लॉजिक लगा के टिक करके आएगा रॉन्ग। सुनो, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स किसी मैथमेटिकल प्रूफ का महताज नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स जो आसपास की घटनाएं हो रही उसी के आधार पे बनाया गया चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स इज स्टोरी ऑफ एनर्जी, और वो उसी पे बनाया गया है जो आसपास हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स एक एहसास है। क्या है? एहसास। तो अगर आपको फील नहीं आ रहा तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, हमें आसपास जो नजर आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वही सोचना है। ऐसा नहीं मंगल और सैटर्न पे जाके सोच रहे सर वहां कुछ, वहां पे थोड़ी देखा है। हेलो? तो हमारी एनसीईआरटी कहती है, लिखना नेक्स्ट पॉइंट ट्रिपल स्टार बना के, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो सारे के सारे कैसे हैं? इरिवर्सिबल। चलते चलते एक सवाल आपसे पूछ लूं क्या? अगर कभी सवाल बोले अ सिस्टम अंडरगोज एक्सपांशन, सवाल सुनना, अ सिस्टम अंडरगोज, तो बताओ वॉल्यूम बढ़ा है घटा है? अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट अ, तो आप क्या सोचोगे, वो रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है? चलेगा। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पहचानने का एक तरीका आपके सामने आ चुका है। अभी और भी तरीके हैं, न्यूमेरिकल करे कैसे, जाने कैसे, बच्चा इसी में कंफ्यूज है। तो एक तरीका है, अगर कभी कांस्टेंट है तो समझ जाना रिवर्सिबल, और वेरिएबल है तो समझ जाना। भूलोगे तो नहीं? भूलोगे तो नहीं? आ जाओ जरा नेक्स्ट स्लाइड में चलूं। बच्चों, अगर कोई सिस्टम होगा, क्या बोला मैंने? अगर कोई सिस्टम, उसे किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचाना होगा तो हमें प्रोसेस करना होगा। प्रोसेस में एनर्जी का एक्सचेंज करना होगा। एक एनर्जी का रास्ता है हीट और दूसरा रास्ता है वर्क। हीट और वर्क देने के, लेने के जितने भी रास्ते हैं, उनके दो रास्ते, या तो रिवर्सिबल या तो इरिवर्सिबल। या तो यहां तक पहुंच पाए? क्या मैंने आपको रिवर्सिबल वर्ड समझा दिया? इरिवर्सिबल वर्ड भी समझा दिया? वो कौन सी प्रोसेस है जो इनफाइनाइट स्टेप में होती है? फाइनाइट स्टेप में। वो कौन सी प्रोसेस है जो लगभग लगभग हर स्टेप में सब कुछ थमा थमा सा है? रिवर्सिबल।
उसे टेक्निकल वर्ड बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। क्या बोलते हैं? क्वासी स्टैटिक। उसे बोलते हैं हिंदी में लगभग थमा थमासा, लगभग स्टैटिक, मतलब सब कुछ थमा थमासा। तो सवाल आता है विच प्रोसेस इज नोन एज क्वासी स्टैटिक एंड आंसर इज रिवर्सिबल। ऐसा क्यों है? फील आ रहा है? अरे बोलो ना, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो लगभग सब कुछ थमा थमासा है? तो आंसर विल बी क्वासी स्टैटिक। कौन सी प्रोसेस है? रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? रिवर्सिबल। कहीं साइड में बादल बना के लिख देना, रिवर्सिबल, क्वासी स्टैटिक। खेल क्या है जरा सुनिएगा। मैंने आपको सिस्टम समझाया, मैंने आपको सराउंडिंग समझाया, मैंने आपको सिस्टम के स्टेट को बताया, और सिस्टम में कोई परिवर्तन करना है तो एनर्जी का खेल हीट और वर्क, ये बताया। बोलो हाँ या ना? क्या हम सब प्यारे बच्चों हीट को पहचानने लगे हैं? जो पूछू बस वो बता देना, ठीक? हीट मुझे बताओ, सिस्टम को दोगे तो प्लस होगा कि माइनस? आप सोचते कैसे हो? हमारा सोचना ऐसे है, सिस्टम को एनर्जी मिली, क्या वर्ड बोला मैंने? तो प्लस, सिस्टम से एनर्जी गई तो माइनस। एनर्जी कितने रास्ते? दो, एक है हीट, दूसरा है वर्क। जैसे कहूं वैसे सीखना, वरना रटना पड़ेगा, और ऐसे सीखोगे कंफ्यूजन नहीं आएगा। एनर्जी मिली तो प्लस, एनर्जी गई तो माइनस। खेल यहां खत्म। एनर्जी कितने रास्ते? दो, एक है हीट, दूसरा है वर्क, तीसरा कोई रास्ता भी नहीं। मैंने आपको हीट तो फील करा दिया ना, एक शब्द और फील करा देता हूं, वर्क, और फिर खेला शुरू करते हैं, फिर थर्मोडायनेमिक्स शुरू करते हैं। क्या कहते हो? एक शब्द और लिख ले, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट वर्क, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट वर्क। बच्चों अभी चल रहा है टर्मिनोलॉजी, नए नए शब्दों का मतलब। अभी हम थर्मो की भाषा सीख रहे हैं। थर्मो है ही ऐसा, थर्मो शुरू होता है इंथैल्पी से, और इंथैल्पी के पहले वो शब्द सिखाए जाते हैं जो इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। हीट बोलना आसान है, हीट का फील क्या है? वर्क बोलना आसान है, वर्क का फील क्या है? सिस्टम बोलना आसान है, सिस्टम का फील क्या है? तब कहीं जाके आप थर्मो की लैंग्वेज समझ पाएंगे। क्लियर है? आओ आज एक नया टर्म सीखते हैं जिसका नाम है वर्क। पहले इसको फील करते हैं। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, मई में आपका पेपर हो गया, नहीं फील कर रहे, लिखो आप। अरे नहीं यार, आप वो बच्चों जैसे पढ़ते नहीं, फिर मजा नहीं आता। आइए इमेजिन करते हैं, हाँ अब दोबारा मत करना, ठीक? इमेजिन करते हैं आपका मई में पेपर हो गया मान लो, और आज घर जाने की बारी आई। अब घर जाने की बारी आई तो आपने अपना सामान वामान पैक कर लिया। एक बच्चे ने सारा सामान बेच दिया, बोले इनका क्या रहे कहना है, घर से हम आए थे, हम ही जाते हैं, बाकी तो सामान है आ जाएगा। मेरी बात समझना, एक बच्चे ने सारा सामान बेच दिया, और एक बच्चे ने सारा अपना सामान पैक किया और पहुंचा रेलवे स्टेशन। कहां पहुंचा? जिस बच्चे ने सारा सामान पैक किया था उसके पास 3-4 सूटकेस थे। कितने थे? 3-4। मान लो खूब सारा सामान हो गया उसका, कई सालों से था। अब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां उसे कुली मिला। कहां मिला? पेपर बहुत अच्छा गया था तो एटीट्यूड में था, भाई साहब सामान नहीं उठाऊंगा। पेपर अच्छा नहीं आता तो खुली रखता है ना। अब पेपर बहुत अच्छा गया था, एटीट्यूड में था, बोले कुली से सामान वहां पहुंचा दो, मेरी सीट यही है। कुली ने सारा सामान अपने सर पे रख के वहां पहुंचा दिया। ठीक, आप सबने फिजिक्स में वर्क वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी पढ़ा होगा। चलो, तो जैसे वो सारा सामान वहां पहुंचा देता है, अब क्योंकि बच्चे का पेपर अच्छा गया था, तो जैसे कुली उससे पैसे मांगता है, वो उससे कहता है किस बात के पैसे? तुम्हें पता नहीं मैं कोटा में पढ़ता हूं। और उसने उस कुली को बैठा के सारा फिजिक्स का कांसेप्ट सिखाया। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, देख परपेंडिकुलर वर्क हुआ तेरा 0। हाँ या ना? सुनना मेरी बात को, मुझे बताओ उस कुली के पैसे बने कि नहीं बने? क्यों बने? आपके फिजिक्स से तो वर्क 0 हुआ, फिर उसके पैसे क्यों बने? एक मिनट, एक केस, दूसरा केस। वो बच्चा जिसके पास सामान बिल्कुल नहीं था वो भी पहुंचा, और उसके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं, पहुंचा वो खुद, और उसने भी कुली को हायर किया, बोले मेरा सामान वहां पहुंचा दो। उसके पास सामान तो, कुली ने भी समझा अच्छा कोटा में पढ़ रहा था, समझ गया मैं। अब कुली ने कहा कि ठीक है आपका सामान मैं पहुंचा देता हूं, पैसे इतने इतने लगेंगे, समझ पा रहे क्या? तो कुली जैसे उसने कहा मेरा सामान पहुंचा दो, वैसे कुली ने भी हाइपोथेटिकल सामान पहुंचा दिया। हेलो, अब वो भी उससे पैसे मांगने लगा, बोले मौका अच्छा है पैसे मांग लो। अब मुझे बताओ जो दूसरा बच्चा है जिसके पास सामान नहीं है, उसके पैसे बनते हैं कि नहीं बनते? क्यों? उसमें भी तो उसने वर्क किया है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। हाँ, रोको रोको रोको, आखिर वर्क है क्या? आखिर वर्क जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही वर्क है, जो किसी के वही वर्क है। अगेंस्ट में कोई बहुत बड़ी ताकत है तो वर्क भी बहुत ज्यादा है, अगेंस्ट में कोई छोटी ताकत है तो वर्क भी कम है। वर्क है क्या? करने का एहसास। वर्क है क्या? करने का एहसास। हीट है क्या? गर्मी का एहसास। वर्क है क्या? करने का एहसास। ज्यादा वर्क करना पड़ा मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ा,
तो एनर्जी कब लगाओगे? जब कोई अगेंस्ट में होगा ना। जब कोई अगेंस्ट में है ही नहीं तो काहे का वर्क? हाँ या ना? समझते हैं? जब उस कुली ने 5 बैग उठाए, कितने उठाए? 5, तो उसने उस बैग के वेट के अगेंस्ट काम किया? हेलो, अगर बैग 5 नहीं 2 होते या 1 होता तो जितना वर्क उसने 5 में किया उतना 2 या उतना 1 में नहीं किया। तो द कंसेप्ट इज, जब कभी कोई अगेंस्ट में होता है, द कंसेप्ट इज जब कभी कोई, तभी वर्क होता है, और जब कोई अगेंस्ट में नहीं होता तो वर्क भी नहीं होता। किसी के विरुद्ध जो किया जाता है वही वर्क कहलाता है। तो जस्ट क्लियर? अब हमारे सिलेबस में वर्क जिसे हम स्मॉल w से लिखते हैं वो कई प्रकार का होता है। कभी वो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, मेरे शब्दों को सुनिएगा, कभी वो इलेक्ट्रिकल, तो कभी वो मैकेनिकल, तो कभी वो ग्रेविटेशनल, तो कभी न जाने क्या क्या होता है। मैकेनिकल वर्क में ही एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं पीवी वर्क। क्या कहते हैं? रुको बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन, क्या पीवी वर्क एक मैकेनिकल वर्क है? आज हम ये तो समझ पाए कि जो वर्क होता है वो करने का एहसास है। हीट, गर्मी का एहसास, वर्क, थर्मो, वर्क कई प्रकार का होता है, कभी इलेक्ट्रिकल तो कभी मैकेनिकल, तो कभी ग्रेविटेशनल, तो कभी फलाना, तो कभी ढकाना। जब भी कोई अगेंस्ट में होगा हमेशा वर्क होगा, हाँ या ना? आज मैकेनिकल वर्क में हम लोग जो वर्क पढ़ने वाले वो कौन है? पीवी वर्क। और जब भी मैं कहता हूं पीवी वर्क, उसका मतलब है या तो होगा कंप्रेशन या तो होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा फोकस केवल होगा सिस्टम। कौन होगा? तो आओ प्यारे बच्चों समझते वर्क। एक लाइन लिख लो वर्क में, जो किसी के अगेंस्ट में होता है, जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही वर्क होता है। जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही वर्क होता है। जैसे समझा रहा हूं सुनते चलना, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना, हमारा सिलेबस जो है वो मैकेनिकल वर्क में ही हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहा है पीवी वर्क, राइट? तो पीवी वर्क में हमारा मतलब है या तो होगा कंप्रेशन या तो होगा एक्सपांशन। अब अपने सिलेबस को समझते हैं, हम वर्क कैसे करें, वर्क कैसे निकालें, वर्क में एनर्जी का ट्रांसफर कितना हुआ ये कैसे जाने। एनर्जी के तो 2 ही रास्ते हैं, या तो हीट है या तो वर्क। हीट समझ में आता है, या तो हीट गई या तो हीट नहीं गई, इतनी गई इतने जूल, नहीं गई तो नहीं जूल। नहीं जूल मतलब 0 जूल। अरे हाँ या ना? लेकिन वर्क कैसे निकाले, वर्क हम जाने कैसे? तो आओ आपको पहले वर्क का कंसेप्ट सिखाता हूं। वर्क का फील तो आपको दे दिया ना, आधे सवाल आपसे फील से बनेंगे। अगर कोई अगेंस्ट में होगा तो ही वर्क होगा, अगेंस्ट में नहीं होगा तो वर्क भी नहीं होगा। जस्ट क्लियर? आ जाओ समझते हैं। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हम सबके सामने ये पिस्टन है, मान लो ये गैसीय सिस्टम है, पिस्टन मान लो ना। अभी मैंने कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं बताया, बस एक फील बताया, देखता हूं सवाल बनता है कि नहीं। मान लो अगेंस्ट में पी एक्सटर्नल बहुत ज्यादा है, मान लो अगेंस्ट में पी एक्सटर्नल बहुत, तो सिस्टम को वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बाहरी ताकतें बहुत ताकतवर है, हाँ या ना? ये फील लाओ ना। लेकिन अगर मान लो अगेंस्ट में कोई प्रेशर होता ही ना, अगेंस्ट में कोई प्रेशर, तो एक्सपांशन होने के लिए कोई वर्क होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यानी जब कोई अगेंस्ट में होगा तो ही वर्क होगा, अगेंस्ट में नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? मगर वर्क होगा तो कितना होगा? वर्क होगा तो, इसे समझाता हूं, मुझे आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, बहुत प्यारा फील है, जरा सुनिएगा। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हम सबके सामने ये सिस्टम है, क्या है ये? और मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है V1, मान लो। अंदर का प्रेशर है P इंटरनल, मान लो। बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल, मान लो। अगर आसपास कोई प्रोसेस हो रही है, कुछ नहीं बोलेगा, सबसे पहले रिवर्सिबल मानोगे, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल। कौन सी प्रोसेस? रियल प्रोसेस कौन है? आइडियल कौन है? आइडियल कौन है? तो रियल क्या मानोगे? इरिवर्सिबल। मैं इसे इरिवर्सिबल मानूं कि रिवर्सिबल मानूं? बाहर प्रेशर, बाहर प्रेशर ज्यादा होगा तो कंप्रेशन होगा, एक्सपांशन होगा? मुझे कराना है एक्सपांशन। क्या कराना है? तो बाहर का प्रेशर कम रखूं कि ज्यादा? बाहर का प्रेशर यानी अंदर का प्रेशर, P इंटरनल ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। क्या ये प्रोसेस हो जाएगा? बोलो ना। अब सुनना ध्यान से, जब ये प्रोसेस हुआ, ये हमारा सिस्टम है, आपका फील चाहिए, आई विल नॉट रिपीट अगेन। ये कौन है? हम एनालिसिस किसका कर रहे हैं? हमारा फोकस कौन है? पिस्टन को ऊपर कौन लेके जा रहा? कौन? सिस्टम। दुनिया को देखने का नजरिया यह भी हो सकता है कि सर उसके कारण ऊपर जा रहा,
सुनिएगा, इस दुनिया को देखने का नजरिया ये भी हो सकता है इसके कारण ऊपर, लेकिन हम कह रहे नहीं ये ऊपर लेके जा रहा है। समझना, इस दुनिया को देखने का नजरिया ये भी हो कि पी एक्सटर्नल के कारण ऊपर, हम कह रहे हैं नहीं सिस्टम ऊपर लेके जा रहा है। हम क्या कह रहे हैं? सिस्टम। ये वही वाली बात है, हमारा फोकस कौन है? सिस्टम। यही अगर फिजिक्स में पढ़े तो आपका फोकस होता सराउंडिंग, आप हर चीज उसके रिस्पेक्ट में करते। आज हम हर चीज किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? सिस्टम। ये सेट हो गया ना तो आधी थर्मो तो खत्म है। समझो हम पढ़ क्या रहे हैं? सिस्टम। हमारा फोकस कौन है? सिस्टम। इज दिस क्लियर? आज अगर ये सिस्टम है और इसका वॉल्यूम V1 है, इसका मुझे एक्सपांशन कराना है तो बाहर का प्रेशर मुझे कम रखना पड़ेगा। इसका एक्सपांशन होगा, V1 से वॉल्यूम V2 होगा, और तब तक एक्सपांशन होगा जब तक कि अंदर बाहर का प्रेशर बराबर ना हो जाए। सहमत है बच्चों? अंदर का वॉल्यूम कितना था और फाइनल वॉल्यूम डन। बाहर का प्रेशर P एक्सटर्नल वेरिएबल है कि कांस्टेंट? अगर वेरिएबल है तो कैसा प्रोसेस? आज हम कैसा कर रहे हैं तो कैसा प्रेशर होगा? कांस्टेंट। यहां तक फंडामेंटल क्लियर है? इसीलिए हमेशा सवाल में बोलेगा अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। क्या बोलेगा? अगेंस्ट अ। ये लाइन सवाल की भाषा नहीं है, ये लाइन थर्मो का कंसेप्ट है। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। क्यों बोल रहा है? समझ पा रहे? चलो इमेजिन करते हैं ये जो पिस्टन है, अब मैं पूरा पिस्टन का डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ठीक? ये पिस्टन है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। कितना है? मान लो। अच्छा, इसका वॉल्यूम V1 से कहां गया? तो वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ निकाल लोगे? व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम? V2 माइनस। पक्की बात? पक्की बात? सब लोग बोर्ड पे आना। प्यारे बच्चों, आज जब ये यहां से यहां गया तो ये कौन लेके जा रहा है? अगेंस्ट में कौन है? आपका जवाब चाहिए। अगेंस्ट में कौन है? मैं सिस्टम हूं मान लो, ठीक? भूल जाओ सराउंडिंग को, सिस्टम को देखना पड़ेगा, नजरें बदलनी पड़ेगी। सिस्टम देखो, मैं सिस्टम में बर्तन के अंदर बैठा हूं मान लो, तो मैं क्या सिस्टम को मतलब बर्तन को ऊपर पुश कर रहा हूं? मैं कितना वर्क करूंगा इसका डिसीजन कौन करेगा? कौन करेगा? P एक्सटर्नल। मैं डिसीजन नहीं करूंगा, मेरी ताकतें तो लिमिटेड है ना यार। मैं कितना वर्क करूंगा इसका डिसीजन बाहर होगा कि मुझसे होगा? एग्री? बाहर कोई है नहीं, ऐसे उठा दूंगा। बाहर कोई बहुत बड़ी ताकत है तो मुझे ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? मैं आपको फील क्या कराना चाहता हूं, सुनिएगा। अगर कोई P एक्सटर्नल ज्यादा, P एक्सटर्नल, तो सिस्टम को वर्क ज्यादा करना पड़ेगा कि कम? और अगर P एक्सटर्नल कम तो सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा कम। एग्री? ये फील आना शुरू हो गया है? सुनना, अब हमें पता करना वर्क कितना हुआ। तो ये बताओ, ये जो PV वर्क है क्या अपने आप में मैकेनिकल वर्क है? और मैकेनिकल वर्क है तो आप सबने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेक्टर F डॉट वेक्टर D, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो पढ़ा है ना बेटा? अरे पढ़ा है ना? अब अगर मुझे निकालना है वर्क, क्या निकालना है? तो क्या मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा? एक मिनट, ये फोर्स होता है कि फोर्स अप्लाइड होता है? फोर्स अप्लाइड। एग्री और नॉट? अब अगर मैं फोर्स अप्लाइड लगाऊं तो मुझे बताओ वर्क जो हो रहा है, वर्क जो क्यों हो रहा है? P एक्सटर्नल के कारण। थोड़ा लंबा फील है मगर इसके बाद कभी नहीं है। P एक्सटर्नल के, हाँ या ना? P एक्सटर्नल ज्यादा तो वर्क भी, P एक्सटर्नल ज्यादा तो अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाई कहां से हो रहा है? एक्सटर्नल से, तब ना सिस्टम वर्क कर रहा है। एग्री? मैं कुछ लाइन कहता हूं, समझ में आया तो बताना। वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं कह दूं वर्क बराबर फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो चलेगा नहीं चलेगा? इंटरनल फोर्स वर्क को डिसाइड करेगा कि एक्सटर्नल? अब बच्चा कहता है सर इंटरनल वाले लगाया नहीं, तो अब यार आलसी मत मानो अपने जैसे। हम मान के चल रहे हैं सिस्टम वर्क कर रहा है, हम मान के चल रहे हैं सिस्टम वर्क, सिस्टम में कोई कमी नहीं है। तो कितना करेगा इसका निर्णय सराउंडिंग करेगा, मतलब P एक्सटर्नल करेगा। एग्री? ये मत सोचो सर सिस्टम का मन ही नहीं किया, तो ऐसे नहीं भाई, सब गैसीय सिस्टम है, आप नहीं हो अंदर, है ना? समझ पा रहे क्या? अब यहां जो F है उससे मैं F एक्सटर्नल कह दूं चलेगा? आप सबने सुना होगा प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन, तो फोर्स बराबर प्रेशर इनटू, ये फोर्स है कि फोर्स एक्सटर्नल? तो प्रेशर होगा प्रेशर एक्सटर्नल, एरिया होगा एरिया एक्सटर्नल, एरिया ऑफ पिस्टन, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन। चलेगा? एक्सटर्नल इंटरनल नहीं चलेगा। बाहर से भी वही एरिया है, अंदर से भी। अरे हाँ या ना? मैं आपके सामने लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, वर्क इज इक्वल टू, जरा सुनिएगा, लिख दूं क्या? प्रेशर इंटू एरिया इंटू, क्या ये अपने आप में वॉल्यूम होता है? एक मिनट, ये वॉल्यूम है कि चेंज इन वॉल्यूम है? तो मैं कह दूं प्यारे बच्चों W बराबर प्रेशर इंटू डेल्टा V, चलेगा? एक मिनट, ये प्रेशर है कि प्रेशर एक्सटर्नल?
मैंने इंटरनल क्यों नहीं लिखा, क्लियर है? फील भी तो वही है, जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही तो वर्क होता है। अगेंस्ट में ताकते ज्यादा तो वर्क होगा ज्यादा, अगेंस्ट में ताकते कम तो वर्क होगा कम। पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क भी जीरो, पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क भी, पी एक्सटर्नल ज्यादा तो वर्क भी। अगर कभी हो गया वैक्यूम तो व्हाट विल द वर्क डन? नहीं समझे? कहानी में यहां तक कोई ट्विस्ट नहीं था। ट्विस्ट कहां है बताता हूं, उसके पहले एक बार लिखना वर्क डन। हेडिंग डाल लिया था, ये डायग्राम बना लो जल्दी से। तो आज हम सबके सामने वर्क निकालने का फॉर्मूला आ चुका है। सर वर्क क्यों निकाल रहे हो? ये वर्क नहीं है, ये एनर्जी है। हम एनर्जी निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों। एक मिनट, आज ये एक्सपांशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो सिस्टम वर्क कर रहा है। मेरे हाथों को देखना, सिस्टम वर्क कि सिस्टम पर वर्क हो रहा है? अंदर से आने दो, सिस्टम वर्क पक्का? ये बाई द सिस्टम हुआ कि ऑन द सिस्टम? सिस्टम वर्क कर रहा, सिस्टम के द्वारा, बाई द सिस्टम। तो सिस्टम वर्क कर रहा, तो सिस्टम अपनी एनर्जी को खर्च कर रहा कि ले रहा? खर्च। तो सिस्टम से एनर्जी जा रही कि आ रही? तो सिस्टम से गया तो नुकसान की फायदा, तो प्लस की माइनस। और अगर किसी ने सिस्टम पे वर्क कर दिया, ये ऐसे क्या कर रहा हूं, ऐसे सिस्टम पे वर्क। आपको ये मजाक लग रहा है, मैं समझाऊंगा वेयर इज मैक्सिमम वर्क डन, वेयर इज मिनिमम वर्क डन। मैं ऐसे ही आपको फील कराऊंगा। प्लीज अगर आपने ये सोचा कि ये कैसा चल रहा है, नहीं, आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा एंथैल्पी तक प्लीज, वरना फील नहीं आएगा तो आपको मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी। समझ पा रहे हैं क्या? हर चीज को मैथमेटिकल प्रूफ करने लगे तो बहुत लंबा है, कुछ चीजें फील से हो जाएंगी आराम से, मगर किस लेवल पे आना पड़ेगा। सिस्टम पे वर्क हुआ, सिस्टम पे, इसको फील कर पा रहे हो ना? सिस्टम पे वर्क हुआ तो ऐसे कैसे कर रहा हूं मैं, मतलब सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, तो सिस्टम को एनर्जी मिली कि गई? मिली। तो सिस्टम के लिए प्लस की माइनस? एक कंसेप्ट, मात्र एक कंसेप्ट, सिस्टम का फायदा प्लस सिस्टम का नुकसान माइनस। चाहे कोई भी एनर्जी दो, मुझे उससे मतलब नहीं, मिलेगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस, दैट्स इट। आधार समझ गए? पक्का? डायग्राम बना लिया? नेक्स्ट पॉइंट में से लिख लेना। तो हम सबके सामने वर्क डन का फॉर्मूला आ चुका है, W बराबर P एक्सटर्नल डेल्टा V। आओ इस फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक कर लेते हैं। W बराबर P एक्सटर्नल डेल्टा V, चेक करते हैं ये फॉर्मूला सच में सही है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। और अगर कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ चुका हो तो वो कह ही नहीं सकता गड़बड़, क्योंकि वहां तो यही फॉर्मूला है। कोई बात नहीं, देख चेक करते हैं ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। लिख लिया होगा? आ जाओ, रुकना जरा। आज एक्सपांशन हुआ है कि कंप्रेशन? फिर से जब मैं कहूं देखो तो देखो ना सब लोग, एक्सपांशन की कंप्रेशन। V1 से V2 गया, वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? डेल्टा का एक मतलब था, एक मतलब है, एक मतलब रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या आज यहां डेल्टा V है? क्या मैं कह दूं प्यारे बच्चों W बराबर P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1? V2 बड़ा है कि छोटा? और V1 बड़ा माइनस छोटा, पॉजिटिव की नेगेटिव? और प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। एक बार नेगेटिव हुआ था ना, -5 ATM। आधे सोच पड़ रहे, हाँ कब हुआ था? अरे प्रेशर कभी नेगेटिव होता है क्या? तो ये भी है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव। मुझे बताओ वर्क पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? कैसा हुआ? ये जो फॉर्मूला आया इससे तो वर्क पॉजिटिव आया, मगर मेरे कंसेप्ट कहते हैं, मेरे लॉजिक कहते हैं कि जब सिस्टम से वर्क हो रहा है तो वो नेगेटिव होना था। अब दो विकल्प है, नंबर 1, या तो मैं हमेशा वर्क इससे निकाल लूं, या तो मैं हमेशा वर्क इससे और बार बार हर सवाल में खुद से साइन कन्वेंशन लगाऊं, या दूसरा विकल्प है मैं फॉर्मूला ही ऐसा बना डालूं जिसमें वैल्यू रखूं, अपने आप आंसर साइन कन्वेंशन के साथ आए। इसको समझना, दो विकल्प है, या तो मैं फॉर्मूला यही मानूं, या तो फॉर्मूला हर बार वर्क निकालूं और फिर खुद से साइन लगाऊं, कब गया कब आया, माइनस प्लस आया ना। या तो दूसरा विकल्प है कि मैं फॉर्मूला ही ऐसा बना डालूं कि जब भी वर्क आया हमेशा साइन कन्वेंशन के। डन। ये जो फॉर्मूला है इससे हमारा साइन कन्वेंशन फॉलो,
हमने अपने इस फॉर्मूले को केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में साइन कन्वेंशन फॉलो करने के लिए कुछ नहीं किया, इसके पहले लगा दिया माइनस। क्या लगा दिया? इसका जादू देखो, जादू देखो। लिखो जरा V2 माइनस V1। क्या ये पॉजिटिव होगा? क्या ये पॉजिटिव होगा? क्या इसके पहले माइनस लगा है? अब माइनस लगा है तो पूरा वर्क निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? निगेटिव। तो बताओ ऑटोमेटिक आंसर साइन कन्वेंशन साथ आया। अभी पूरी थर्मो पढ़ानी बाकी है, मगर एक लाइन आज कह देता हूं, मैं थर्मो में जितने फॉर्मूले बताऊंगा, मैं मतलब केमिकल थर्मो, वो सारे साइन कन्वेंशन के साथ है। वो सारे साइन कन्वेंशन के। कभी मन में डाउट मत आने देना सर वहां आपने लिया था नहीं लिया था। मैं आज ही कह रहा हूं हर फॉर्मूला एंट्रोपी तक एवरीथिंग इज विद रिस्पेक्ट टू साइन। चलेगा? तो कुछ ऐसा कॉपी में लिखिएगा, ये जो पहला फॉर्मूला है वो साइन कन्वेंशन के साथ नहीं है, लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला है वो साइन कन्वेंशन के साथ है। तो लिख लेना, पहला फॉर्मूला विदाउट साइन कन्वेंशन। फॉर्मूला गलत नहीं है, बस साइन कन्वेंशन का फॉलो नहीं है। विदाउट साइन कन्वेंशन, और यहां लिखिएगा विद साइन कन्वेंशन। आओ कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपसे पूछ लेता हूं। पूछ लो क्या? चलेगा बच्चों? मुझे बताइए, हमारा जो सिस्टम है उसको एनर्जी मिलेगी तो प्लस की माइनस? आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूं। अगर कभी वर्क डन हुआ ऑन द सिस्टम, कैसे हुआ? पहले मुझे ऑन द सिस्टम वर्क का मतलब बता दो। कंप्रेशन की एक्सपेंशन, कंप्रेशन की एक्सपांशन। सब लोग बोलेंगे, पहले कॉपी मान लिखना। कंप्रेशन एक्सपांशन, वॉल्यूम घटा कि बढ़ा? तो मुझे बताओ वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव? और अगर कभी वर्क होता है बाय द सिस्टम, कैसा होता है? कॉपी मत लिखना प्लीज। कैसा होता वर्क? अगर कभी वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, कंप्रेशन के एक्सपांशन, तो सिस्टम ने वर्क कर दिया, सिस्टम ने एनर्जी दे दिया, तो सिस्टम का नुकसान, तो प्लस की माइनस। आज आपके सामने दो चीजें आ चुकी हैं, एक हीट है और एक वर्क है, हाँ या ना? क्या सबको हीट का मतलब क्लियर है? हीट का मतलब, हीट गर्मी का, वर्क आना। मैंने सिस्टम को हीट दिया, प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे। मैंने सिस्टम को हीट, सिस्टम को हीट, हीट गिवन टू द सिस्टम। और अगर ऐसे एरो बना दो तो हीट रिलीज बाय द सिस्टम। अब सुनना, अगर सिस्टम को हीट मिला, अगर, तो कहां से मिला? बाय द सराउंडिंग। डन। अगर सिस्टम से हीट गया बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। क्लियर? अब मान लो ये पिस्टन वाला सिस्टम है, मान लो कैसा सिस्टम है? इस पे मैंने किया कंप्रेशन। क्या किया? वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो क्या प्यारे बच्चों ऐसा एरो वर्क डन ऑन द सिस्टम बता रहा है? अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सुनो, अगर वर्क डन, तो क्या मैं कह दूं उसे बाय द सराउंडिंग? समझ में आए तो ही यहां कहना। वर्क डन ऑन द, बाय द। हमारा फोकस सिस्टम है कि सराउंडिंग? सिस्टम का फायदा कि नुकसान? फायदा। ऑन द सिस्टम या बाय द सराउंडिंग, क्या उसे हम पॉजिटिव मानेंगे? डन। अब मान लो हुआ एक्सपांशन। क्या हुआ? तो क्या एरो ऊपर बना दूं? बोलो ना। अब एरो ऊपर ना बना के मैं एरो नीचे बना रहा हूं, चलेगा? चलेगा। अगर हुआ एक्सपांशन, क्या हुआ? तो क्या बाय द सिस्टम हुआ? जो बाय द सिस्टम है क्या वो ऑन द सराउंडिंग हुआ? ऑन द सराउंडिंग या बाय द सिस्टम, ये प्लस होगा कि माइनस? कैसा होगा? अब रुको थोड़ा, मुझे आप सबका फील चाहिए। हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस हीट रिलीज बाय द सिस्टम माइनस। जब भी सिस्टम को एनर्जी मिलेगी प्लस, सिस्टम से एनर्जी जाएगी माइनस। सिस्टम को एनर्जी मिलेगी प्लस, सिस्टम से जाएगी माइनस। सिस्टम को एनर्जी मिलेगी प्लस, सिस्टम से जाएगी। एक सवाल पूछूं? पूछूं? एक्सपांशन हुआ, लिख लेना। एक्सपांशन हुआ, क्या हुआ? तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम। मान लो एक्सपांशन हुआ 20 जूल का। अच्छा, वर्क तो यूनिट एनर्जी की होगी ना। एक्सपांशन हुआ 20 जूल का, कितने का? मान लिया। तो मैं सवाल पूछता हूं, व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज? एक्सपांशन हुआ है कि कंप्रेशन? तो आप आंसर कैसे बताओगे? मैं सवाल लिख देता हूं, एक्सपांशन हुआ, क्या बोला मैंने? 20 जूल का, कितने का?
तो मेरा सवाल है कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट आंसर क्या दोगे? 20 जूल की माइनस 20 जूल? कंफर्टेबल? कंफर्टेबल? लेकिन अगर मैं आपसे कहता व्हाट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, मैं आपसे कहता व्हाट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, रटो नहीं प्लीज, फील करो। मेरा सवाल है, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा, बोलो वर्क कितना हुआ? मुझे बोलने दे, बोलो वर्क। तो आपको जवाब ऐसा देना है कि सामने वाला एग्जामिनर समझ जाए वर्क एक्सपांशन है कि कंप्रेशन है। तो आपको जवाब देना पड़ेगा माइनस 20 जूल। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ही रहा है व्हाट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने कितना काम किया, तो क्या कहोगे? 20 जूल। सिंपल सी बात है, वर्क है क्या? करने का एहसास। कुछ किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। वर्क कभी निगेटिव होने वाला नहीं है। वर्क के पहले नेगेटिव साइन लगाते हैं ताकि दुनिया को बता पाए ये वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर प्रश्न आपसे पूछता है बाय द सिस्टम बताओ, तो फिर आंसर में माइनस साइन लगाओगे नहीं लगाओगे? ये वही वाली बात है, क्या हम सबने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है? क्या हम सबने रफ्तार पढ़ा है? मैंने कहा रेट है -5 मोल पर सेकंड, मान लो तो दुनिया क्या समझेगी? रिएक्टेंट की रफ्तार है कि प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की। अपनों को पता है रफ्तार कभी नेगेटिव होने वाली नहीं, तो माइनस साइन क्यों लगाते हैं? ताकि दुनिया समझ जाए ये है क्या। इज दिस क्लियर? कहानी का निष्कर्ष बोल दूं क्या? निष्कर्ष, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। क्या वर्क कभी निगेटिव होता है? मगर निगेटिव लगाया ताकि दुनिया को बताया जा सके कि सिस्टम से एनर्जी जा रही है। अगर कभी हमसे सवाल वर्क डन बाय द सिस्टम पूछेगा तो फिर माइनस प्लस कुछ भी लगाना नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड बताना है। बोलो हाँ या फंडा क्लियर यहां तक? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट जैसा लिखा है, साइन कन्वेंशन। आइए कुछ सवालों के माध्यम से इस पूरी कहानी को करते हैं। बस पहले इसे लिख लो। ऑनलाइन वालों, बच्चों आप सब कैसे हैं? ऑनलाइन वाले सोते कहां हैं अब? मई के बाद सोना बच्चों, है ना? आपको ये फील आया ना बाय द सिस्टम में प्लस क्यों लगाना है? सिंपल सी बात है, जब पूछ रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम बताओ, सिस्टम के द्वारा कितना वर्क हुआ बताओ, तो साइन नहीं लगाना है, बस 20 जूल बताना है। अब वही वाली बात है, पूछ रहा है बाय द सिस्टम, तो वो मान के चल रहा है कि बच्चा बाय द सिस्टम ही जवाब देगा। लिख लिया होगा? नीचे एक पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के। लिखने के बाद इफ इन, बोर्ड पे लिख रहा हूं, घबराओ नहीं, इफ इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाय द सिस्टम इज आस्क्ड, बाय द सिस्टम इज आस्क्ड, तो वर्क हमेशा पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में। सरल भाषा में साइन कन्वेंशन नहीं लगाना, केवल मैग्नीट्यूड बताना है। अभी मैं इसे कुछ एक सवालों से और क्लियर करता हूं। अगर आपसे प्रश्न वर्क डन पूछे तो साइन कन्वेंशन के साथ आंसर दें। अगर आपसे वर्क डन बस इतना ही लिखा हो तो साइन कन्वेंशन के साथ आंसर दें। लेकिन अगर सवाल में लिखा हो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो आंसर में केवल मैग्नीट्यूड बताएं। लॉजिक बड़ा सिंपल है। सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया तो -20 जूल नहीं, 20 जूल वर्क किया। वो तो माइनस हम इसलिए बता रहे हैं ताकि पढ़ने वाला बंदा समझ जाए अरे सिस्टम ने वर्क किया। सिस्टम ने वर्क किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। माइनस मात्र ये बताने के लिए है कि वो बाय द सिस्टम। तो जब बाय द सिस्टम पूछ ही लिया तो काहे को माइनस लगाए? लिख लिया होगा? अब जितनी बातें आए स्टार बना के, पॉइंट बना के लिखते चलना है, ठीक है? ये सबको क्लियर है बच्चों यहां तक? अभी चेक करते हैं। अच्छा, ऑन द सिस्टम या बाय द सराउंडिंग दोनों सेम है अलग है? ऑन द सिस्टम चलेगा, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। देखते हैं चलेगा? चलो नेक्स्ट स्लाइड में आइए। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, छोटा सा पॉइंट है ना, एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक्सपांशन हुआ, क्या हुआ? मतलब ऐसा सवाल बोल रहा है कि एक्सपांशन हुआ है और जो वर्क डन है, लिसन केयरफुली, क्या है? वर्क डन। वर्क डन का कितना फॉर्मूला आया? 1
माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। पूरी थर्मो में दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा ही नहीं, बस एक फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल चलेगा। आना जरा, एक्सपांशन हुआ, वर्क डन हुआ, लेट्स इमेजिन 20 जूल, कितना हुआ? अब सवाल पूछ रहा है कैलकुलेट वर्क डन। पहला तरीका, सवाल क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट। तो बताओ आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर 20 जूल होगा कि माइनस 20 जूल? लेकिन अगर हमसे सवाल पूछता है कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, अब आपका आंसर क्या होगा? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, सो द आंसर विल बी अब 20 जूल। कहानी में कहीं कोई ट्विस्ट ही नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी है। तो वर्क अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे सवाल बनते हैं, साइन कन्वेंशन का विशेष ध्यान रखें। तो पूरी थर्मो में हमारी केमिकल थर्मो का एक रूल है जो पहले बता दूं, कई बार पूरा पढ़ाने के बाद बताते हैं कि जितने फॉर्मूले बता रहा हूं सारे साइन कन्वेंशन साथ है। अपने मन में कभी डाउट मत आने देना सर उस फॉर्मूले में साइन है कि नहीं है, हमारे सारे फॉर्मूले साइन कन्वेंशन के साथ है। तो वर्क का कौन सा फॉर्मूला आपने याद किया? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो W का फॉर्मूला आ चुका है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। आइए कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे पूछता हूं, पूछ लूं? पहले कुछ थ्योरेटिकल सवाल। प्यारे बच्चों, कैलकुलेट द वर्क डन इन वैक्यूम। लॉजिक चाहिए, लॉजिक। कितना होगा वर्क डन इन वैक्यूम? कितना होगा? 0। रीजन, रीजन ऐसे मत बोलो फॉर्मूला देख के सर पी एक्सटर्नल 0 है, ये फिर फील नहीं हुआ। ऐसे बोलो सर अगेंस्ट में तो कोई है ही नहीं, अगेंस्ट में कोई, तो वर्क कहां से होगा? क्यों सिस्टम को एफर्ट लगाना है? सिस्टम तो अपने आप ऊपर जाएगा ना यार। वही वाली बात है, नीट का पेपर देने एक बच्चा गया, एक बच्चा, बस एक बच्चा। तो बताओ पेपर करे कि ना करे, अपने आप उसका सिलेक्शन होगा। मान लो एक ही बच्चा गया पेपर देने, अरे मान लो यार, एफर्ट कब लगाने पड़ते हैं? जब कोई विरुद्ध में है तब ना। आपका कट ऑफ जाता 5 नंबर, आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। नहीं समझ पाए? जब कोई अगेंस्ट में होता है तो ही वर्क हमें करना पड़ता है। अगर आप समझ गए तो मुझे बताना। अगर प्यारे बच्चों कभी पी एक्सटर्नल 0 होगा, पी एक्सटर्नल, तो बोलो वर्क डन कितना होगा? अगर कभी, जरा सुनिएगा, रिजिड वॉल हुई, कैसी वॉल हुई? क्या मुझे रिजिड वॉल का मतलब समझ में आता है? नो कंप्रेशन, नो एक्सपांशन, नो कंप्रेशन। बताओ कितना वर्क होगा? क्यों? पी एक्सटर्नल 0 कहां है? अच्छा, वर्क 0 करने के 2 तरीके, या तो पी एक्सटर्नल 0 हो या तो डेल्टा वी 0। नहीं समझे? या तो क्या 0 हो या तो डेल्टा। तो लिख लेना रिजिड वॉल, तो वर्क डन कितना होगा? 0। एक सवाल पूछ लूं क्या? आप सबको आइसोथर्मल समझ में आता है? आइसोबैरिक भी समझ में? आइसोकोरिक भी समझ में? आइसोकोरिक कितनों को याद है? रेज योर हैंड। क्या कांस्टेंट होता है? किसका वॉल्यूम? कुछ ना समझ में सिस्टम बोल दिया करो। किसका वॉल्यूम? नहीं समझ पाए? मतलब नो कंप्रेशन, नो एक्सपांशन। हर आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन होगा 0। तो फिर एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होगा? हीट। एनर्जी के 2 ही तो रास्ते हैं, एक है हीट, दूसरा है वर्क। वर्क का रास्ता बंद किया तो हीट, हीट का रास्ता बंद किया तो वर्क, दोनों रास्ता बंद किया तो अलग थलग आइसोलेटेड। हाँ या ना? फिलहाल अगर प्यारे बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस है, लिख लें आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वर्क डन कितना होगा? 0। आसान है। अगर आप ये समझ पाए हैं तो आइए कुछ एक न्यूमेरिकल कर ले क्या? सवाल करने का नियम है, हर सवाल आपको करना है। बगल में रफ पेज रखें, नहीं बने तो घबराए नहीं, सिखाऊंगा। शुरू के सवाल आसान है, बाद के कठिन है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चों? बच्चों आइए जरा, एक मिनट। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? थर्मो। उसमें भी कौन सा थर्मो? केमिकल थर्मो। सिस्टम डन, सराउंडिंग, बाउंड्री। क्या बाउंड्री इमेजिनरी हो सकती है? क्या प्यारे बच्चों हर सिस्टम का स्टेट होता है? सबका ध्यान चाहिए ना, ये भाषा याद हो गई, आपने एक लेवल क्रॉस कर लिया। क्या हर सिस्टम का स्टेट होता है? स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। तरीका याद है? वो बीपी ऑफ मिस्टर बीसी याद है? पीएच क्या है? एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, ईएमएफ, डेल्टा जी, वो पुराना याद है, भी आपने डेल्टा जी पढ़ा नहीं। ठीक, फिलहाल एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस में। प्रोसेस इनफाइनाइट होती है, हम लोग लिमिटेड पढ़ रहे हैं। हर प्रोसेस करने के 2 तरीके,
एक होगा रिवर्सिबल, एक होगा आइडियल। कौन है? रियल कौन है? फाइनाइट टाइम, फाइनाइट, इनफाइनाइट। चलेगा ना? और अभी कहानी चल रही हीट और वर्क की। हीट के फंडे क्लियर है? अभी किसका कहानी चल रहा है? वर्क का। वर्क का सिंपल सा फंडा, जब कोई अगेंस्ट में होता है तो ही वर्क होता है। वर्क का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। चलेगा? लिखना जरा पहला सवाल। 10 लीटर of a sample of an ideal gas, 10 liter of a sample of an ideal gas undergoes expansion in an evacuated vessel, then calculate work done. तो आपको बताना है वर्क डन। सबसे बन गया? कितना होगा वर्क डन बच्चों? फॉर्मूला लगाया? क्यों नहीं लगाया? इवैक्यूएटेड मतलब वैक्यूम है, मतलब उसमें कोई अगेंस्ट में नहीं है, तो वर्क डन विल बी 0। आसान है क्या? लेकिन जरा अगला सवाल। सवाल में दम नहीं होता, मगर भारी भरकम शब्दों से सवाल कठिन बनाए जाते हैं ना। लिखना जरा अगला सवाल, बोलो। A sample of an ideal gas undergoes expansion from 10 liter to 20 liter, against a constant external pressure of 5 atm. Then calculate first part work done, second part work done by the system. Then calculate first part work done and second part work done by the system. कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। वर्क आते ही एक फॉर्मूला मन में, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। एक फॉर्मूला में आपसे कह रहा हूं, मेरे तरीके सोचो सही एक बार। फॉर्मूले 1000 आएंगे, आने देना। आप तो शुरू हमेशा एक से करना, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। बन जाएगा सबसे? चलो मुझे बताओ। अच्छा, वर्क आपको जूल में निकालना है, थोड़ा कठिन कर ले। सबको एनर्जी की यूनिट याद है ना? एक बार फिर से लिख देता हूं, जिनको नहीं याद उनके लिए। 1 कैलोरी 4.2 जूल, लगभग 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग। हाँ या ना? और एक यूनिट आपने पढ़ा था कल, 1 लीटर एटीएम। ये कभी कभी पेन पूरा आता नहीं बच्चे। 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल। ठीक है, हम लोग लेके चलेंगे 101, और भयंकर आसान सवाल तो क्लास में ले लेंगे 100। ठीक है, मगर नीट में है तो 101 लेना, 100 लेने की कोशिश मत करना। ठीक है बच्चों? एक और यूनिट याद रखो जो आपको फिजिक्स में पढ़ाते हैं, 1 न्यूटन मीटर। किसी को याद है? रट लो बेटा, रट लो। 1 जूल, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल। याद रखिए। क्या कुछ कहना चाह रहे? चलिए, कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड जल्दी से। अरे वाह साहब। वर्क के कितने फॉर्मूले? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। रुको जरा, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कई बार सवाल करना जरूरी नहीं है, एक तरीके में ढलना जरूरी है। जब भी कोई सवाल आएगा, देखो मैं कैसे करता हूं। वर्क आएगा, मेरे मन में एक ही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला बदलता जाएगा, मगर शुरू हमेशा यही से करूंगा। ठीक है? अब अपने आप से पूछो, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है कि वेरिएबल? तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, कैसा प्रोसेस? डन है बच्चों? अच्छा, सवाल में हमें वॉल्यूम दे रखा है क्या? माइनस पी, कितना एटीएम था? और डेल्टा वी 20 माइनस 10। डन ना? सही है। जब हम सॉल्व करेंगे, डब्ल्यू कितना आया? माइनस 50। क्या यूनिट? लीटर एटीएम। ये एटीएम में है, लीटर में, तो लीटर एटीएम आएगा ना? कि लिखते हो लीटर एटीएम, अंत से ऑटोमेटिक जूल बन जाता है। ये है एटीएम, ये है लीटर, तो लीटर एटीएम ही तो आया। अब बताओ वर्क डन कितना आएगा? माइनस 50 इंटू 101। 100 लिख दूं क्या मैं? नहीं, 101 जूल। डन? डन कर लेगा बच्चा? अब सवाल में आते हैं।
पहला सवाल आपसे पूछा है कैलकुलेट वर्क डन, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का माइनस 5050 जूल, और सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, तो सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा प्लस 50 जूल। हाँ या ना, ये समझ पाए क्या? इसी में नीट में खेल हुआ था, मात्र इसी लाइन में उन्होंने पूछा था कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, तो बच्चों ने क्या किया, फटाफट वर्क डन निकाला, आंसर पहला ऑप्शन माइनस में था वही टिक करके चले आए, लेकिन जब वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा था आंसर माइनस में किस में होगा, प्लस में। ये सवाल है 2016 का, समझ पा रहे क्या? तो बहुत ज्यादा यहाँ पे साइन कन्वेंशन में 2016 पॉपुलर है, ठीक है, 2024 ऐसा ना हो जाए, है ना। आइए तो प्यारे बच्चों, ये आ चुका है वर्क, लिखना जरा अगला सवाल, आगे बढ़े क्या? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? कितने बच्चों से बन गया था? जल्दी से, वर्क का एक ही फॉर्मूला बेटा आपसे बन गया था, हाथ खड़े कर दे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। लिखना अगला सवाल, अब थोड़ा घुमाता हूं सवाल, ठीक है, लिखो। A sample of an ideal gas, a sample of an ideal gas undergoes change in its volume, undergoes change in its volume, change in its volume from 400 centimeter cube to 200 centimeter cube, from 400 centimeter cube to 200 centimeter cube, calculate, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज, कैलकुलेट वर्क डन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वर्क डन बताना है, कितने बच्चों से बन जाएगा? आंसर आपको देना है लीटर एटीएम में, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम। आंसर नहीं बोलना प्लीज, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम बन जाएगा सबसे। वर्क के कितने फॉर्मूले आपको आते हैं? W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। बस आओ देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू पता है। माइनस पी एक्सटर्नल पता है, डेल्टा वी लिख रहा हूं मैं। ए, वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है? वॉल्यूम बढ़ा है घटा है? तो कंप्रेशन एक्सपांशन, कंप्रेशन एक्सपांशन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस चलेगा। ये जो फॉर्मूला है साइन कन्वेंशन के साथ आंसर आएगा नहीं आएगा? आएगा। और अगर कभी वैल्यू रखने में गलती हो जाए तो फील जिंदा रखना, बस सवाल पढ़ते पढ़ते करना। मान लो एक बच्चे ने गलती कर दी, सुना, मैं मई की बात कर रहा हूं जब गलतियां होने लगती हैं, ठीक। -1 डेल्टा वी लिखा भाई ने, हेलो 200 माइनस 400, सुनना लिखना तो ऐसे चाहिए, फाइनल माइनस, हाँ या ना। एक बच्चा भूल गया, उसने ऐसे किया, W बराबर -1 इंटू 400 माइनस 200। समझना मेरी बात को, ये जो लिखा उसने, पहली बात, अगर ये है एटीएम में, किसमें है, तो इसे किसमें कन्वर्ट करना है? लीटर में। अभी यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, उसने ऐसे किया या उसने ऐसे किया, यहां से आंसर आएगा प्लस, यहां से आंसर आएगा, लेकिन उसे पता है कि साहब वॉल्यूम घटा है, मतलब कंप्रेशन हुआ है, भले उसका आंसर माइनस में आ रहा है, वो तो आंसर प्लस टिक करके आएगा। वैल्यूज रखने में गलती हो सकती है ना, कभी छोटा बड़ा इधर उधर हो सकता है ना जल्दबाजी में, तो फील भी लेके चलना है, वैल्यू भी लेके चलना, ये सिखा रहा हूं, ठीक है। चलो अब सवाल में आ जाओ, मुझे बताओ जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला सही है गलत है? मगर एक गड़बड़ है, मुझे आंसर किसमें चाहिए, तो क्या मुझे वॉल्यूम को लीटर बदलना पड़ेगा? अरे यार 400 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आप इसे कह सकते हो 400 ml, और लीटर में कितना हुआ? 0.4 लीटर। खेल खत्म है। तो मैं इसे कह सकता हूं W इक्वल टू -1 इंटू 0.2 माइनस 0.4, एंड आंसर इज प्लस 0.2 लीटर एटीएम। आसान है क्या? अगर सीख गया तो एक बेहतरीन सवाल आपका वेट कर रहा है। बोला दे दूं? बस अभी दे रहा हूं। तो वर्क आते ही कितने फॉर्मूले मन में आएंगे? एक, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। आसान है बच्चों, लिखना अगला सवाल जरा। कितने बच्चों से बन गया था? रेज योर हैंड। बन गया है ना? अगला सवाल पूरी क्लास करना है, करोगे? लिखिए जरा। A sample of
a sample of an ideal gas, a sample of an ideal gas got expanded from 10 liter, from 10 liter, मतलब उसका एक्सपांशन कहां से हुआ? सवाल पढ़ते पढ़ते मन में इमेजिनेशन बनाते चलना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शुरू का कंडक्टेंस वाला पार्ट नहीं रिवाइज करो तो सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक वैसा ही होता है थर्मो के सवालों के साथ। अगर 2-3 महीने रिवाइज नहीं करो तो सवाल में इमेजिनेशन नहीं बनता। इमेजिनेशन नहीं बनता है तो फिर सवाल नहीं बनता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जैसे सवाल पढ़ा करो दिमाग में चित्र बनाने की आदत डालिए। उसका एक्सपांशन कहां से हुआ? मैं सवाल स्लाइड में नहीं लिखता, उसका कारण एक ये भी है कि मैं चाहता हूं आप लिखते लिखते दिमाग में इमेज बनाने की कोशिश करो। अगर सवाल लिखा हो तो इमेज नहीं बनता है कई दफा, इसीलिए प्लीज कोशिश करें इमेज बनाइए, वरना वो किसी मतलब का नहीं रहा। फिर ठीक, एक्सपांशन कहां से हो रहा है? 10 लीटर से। सवाल कहता है इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 20 liter ATM. If work done by the system is 20 liter, then calculate final volume of the system. कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। Then calculate final volume of system. कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है क्या? बहुत बढ़िया, शानदार। P external is equal to 1 ATM. P external is equal to 1 ATM. शुरू हो जाइए। सबसे बन जाएगा क्या? आंसर आए तो हाथ खड़े करना, आंसर बोलना नहीं है। दस लीटर आ गया? 10 नहीं आया? 10 आया होगा, चेक करो एक बार। मात्र माइनस का प्लस कर दिया, मात्र हल्का सा आपने उल्टा कर दिया, पूरी कहानी बदल जाती है। पहला ऑप्शन वही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि थर्मो में पहला ऑप्शन कभी टिक नहीं करना। बन गया सबसे? कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड। पूरी क्लास चाहिए। अच्छा, हमसे किसकी बातें कर रहा है ये? एनर्जी की मोमेंटम की? वर्क की। तो फॉर्मूला किसका लगाया अपन? वर्क के कितने फॉर्मूले याद है? एक बस एक। ये सोचो ना, एक फॉर्मूला W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। हाँ या ना? बस राइट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू। W कितना दे रखा है? तो बच्चे ने लिखा 20 लीटर एटीएम माइनस 1 डेल्टा वी V2 माइनस V1। गड़बड़ हो गया क्या? ये फॉर्मूला साइन कन्वेंशन के साथ है, तो सारी बातें यहां साइन कन्वेंशन के साथ ही रखनी पड़ेगी। और वर्क बाय द सिस्टम है तो उसके पहले आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो मुझे -20 लिखना पड़ेगा। नहीं समझे? हमारी थर्मो में जितने फॉर्मूले आने वाले हैं या आ गए हैं वो सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ है। कहीं पे भी कोई जगह ट्विस्ट नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं। समझ पाए? चलो यहां रखा -20 -1, सॉल्व कर लोगे? V1 कितना दे रखा है? 10। तो बोलो V2 कितना आया? अच्छा, आना भी चाहिए था। अच्छा, मान लो किसी का V2 10 लीटर आ जाता तो उसे एक बार सोचना तो था ना यार, एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम घट कैसे रहा है। मान लो किसी का 10 लीटर आ जाए तो वही मैं कह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा फील करना, ऐसा नहीं ब्लाइंडली सॉल्व कर रहे हो। सवाल सिंपल ही आ रहे आएंगे, बस आप प्लस माइनस गलती करके आएंगे। तो एक बार सवाल करते करते मन में इमेजिनेशन भी करते चलना, ये कह रहा हूं। ठीक, गलती का चांस ही ना रहे। हाँ या ना? आंसर कितना आया? 30 लीटर। वो सवाल दे दो जो देना चाहता था, लिखिए जरा। हाँ बस वही दे रहा हूं बेटा। सबको पीवी बराबर एनआरटी याद है? लिखो 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at STP condition, 2 mole of an ideal gas at STP condition compressed isothermally। रुको पहले से समझते हैं। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP कंडीशन। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। उसमें टेम्परेचर कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना है? जब भी स्टैंडर्ड बोले तो डेफिनेशन 1 बार बोलोगे ना,
इलेक्ट्रॉन बता रखा है, जब भी बोले स्टैंडर्ड, क्या बोले, तो प्रेशर कितना बोलते हैं 1 बार, न्यूमेरिकली विच इज इक्वल टू 1 ATM। फिलहाल सबको एसटीपी कंडीशन पता है। अब एसटीपी में टेम्परेचर कितना है 0, प्रेशर कितना है 1 ATM। एक फैक्ट बता रहा हूं, दुनिया के किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, दुनिया के किसी भी गैस के 1 मोल का एसटीपी कंडीशन पे कितना होता है 22.4। थोड़ा रुकते भी, आपने मोल नहीं पढ़ा इसलिए, रुको रुको रुको, इधर आओ ना सब लोग। 1 मोल CO2 लो, कितना ग्राम, पक्का। 1 मोल O2 लो, कितना ग्राम, 1 मोल CO2 44 ग्राम लो, 1 मोल O2 32 ग्राम लो, 1 मोल N2 28 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम, 32 ग्राम, 44 ग्राम, हाँ या ना, 28 ग्राम। एसटीपी कंडीशन कर दो तीनों के लिए। किसका मास सबसे ज्यादा है, बहुत टैलेंटेड है, सबसे कम N2 का। आंसर ये बोलना था, 44 नहीं बोलना था, है ना। CO2 का मास सबसे ज्यादा है, N2 का मास सबसे कम है। तीनों को एसटीपी कंडीशन पे छोड़ दो, तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर। ये अपने आप में साइंस का जादू नहीं लग रहा है, नेचर का। दुनिया की किसी भी गैस का 1 मोल लिया जाए, कितना लिया जाए 1 मोल। हल्की गैस है, भारी गैस है, 44 ग्राम है, 440 ग्राम है, इससे मतलब नहीं है। अगर 1 मोल है तो वॉल्यूम 22.4 लीटर ही है। ये कितना मोल है तो कितना वॉल्यूम है 44.8 लीटर। ये कैलकुलेशन मेरे मन में चलना चाहिए, यही आएगा। 1 मोल, 0.1 मोल, 2 मोल, नहीं समझे, 4.5 मोल नहीं आएगा, सोचना ही नहीं उस लेवल पे। हाँ, ये आते ही मन में तुरंत आ जाए। 2 मोल कितना वॉल्यूम है 44.8 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम, एक एप्पल की कीमत है 22.4 रुपए, तो 2 एप्पल की कीमत 2 इंटू 22.4, 44 पर, हाँ है ना। 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो 2 मोल का वॉल्यूम है 44.8 लीटर। अब सवाल लिखना। अच्छा 1 मिनट, उसने बोला है कंप्रेस्ड आइसोथर्मल, ये क्या है, मतलब कंप्रेस किया मगर टेम्परेचर बदला, तो फिर क्या बदला है, प्रेशर और वॉल्यूम। अरे हाँ या ना। अब उसने क्या कहा, लिखना पूरा। कंप्रेस्ड आइसोथर्मली so that its volume becomes half of its initial volume. Calculate work done if 1 मिनट पहले एक वैल्यू बोलता हूं, बताना वो पॉसिबल है कि नहीं। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 ATM, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 ATM, बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है, बताओ। ये फील आने लगा ना, आधी खेल तो खत्म है। इफ एक्सटर्नल प्रेशर, अभी बस फील जनरेट कर लो आप। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 ATM, बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है, क्यों नहीं है। ये भी 1 ATM पे, बाहर भी 1 ATM, हो कैसे रहा, नहीं समझे तो लिख लेना एक्सटर्नल प्रेशर इज 2 ATM। एक्सटर्नल प्रेशर इज 2 ATM। कितने बच्चों से बन जाएगा, रेज योर हैंड। आंसर आपको देना है लीटर ATM में। जानते हो सवाल ये थोड़ी था जो मुझे कराना था, सवाल तो वो है जो एग्जाम में आया था। हाँ बस वही आने वाला बेटा। देन कैलकुलेट वर्क डन इन लीटर ATM। कितने बच्चों से बन जाएगा, आपसे क्या पूछा है, वर्क डन। तो फॉर्मूला किसका लगाएं, वर्क डन का। कितने फॉर्मूले आपको याद है, एक। बोलो कौन सा था, W बराबर माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। क्यों घबराते रहते हो, लिखो ना यार। सोचते रहते क्या करे, वर्क पूछा है तो करे क्या। अरे वर्क का फॉर्मूला लगाओ। पूरी क्लास का आंसर चाहिए, पूरी क्लास। क्या ये कठिन है, क्या ये बेहद आसान है, बस ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम का खेल है, कुछ है ही नहीं। चलिए तो आइए प्यारे बच्चों वर्क निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। W बराबर -2 और डेल्टा V लिख देता हूं मैं V/2। सही है गलत है, किसी बच्चे ने ऐसे किया क्या। चलो मुझे उम्मीद है आप सब इतने टैलेंटेड हैं, आप सब ने ऐसे किया होगा।
V2 माइनस V1 है ना। तो आपने सबसे पहले V1 निकाला होगा 44.8 लीटर, फिर आपने V2 निकाला होगा 22.4 लीटर। कितने बच्चों ने ऐसा किया, रेज योर हैंड। अब कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते तो वो ऐसा करते हैं। कैसा करते सुनिएगा। तरीका नंबर 1 अभी लौटूंगा। तरीका नंबर 2 वो अलग अलग जगह पढ़ा होता है, उसका कंसेप्ट का मेथड ही अलग होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी डन, फिर वो कहेंगे माइनस पी एक्सटर्नल, यहां लिखेंगे V2 माइनस V1। हाँ या ना। वॉल्यूम आधा हो रहा है क्या? वॉल्यूम किसका? इनिशियल का, राइट। मतलब जो V2 है V1 से, जो V2 है V1 से पक्का ना। तो जब माइनस करोगे तो आएगा शायद माइनस पी एक्सटर्नल माइनस V/2, और V इनिशियल है कि फाइनल है? इनिशियल का आधा हुआ ना। तो वो क्या कहते हैं, माइनस माइनस प्लस पी एक्सटर्नल इनिशियल वॉल्यूम बाई 2। हाँ या ना। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल में कुछ खेल है, अभी सवाल में भी कुछ ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है उसी चक्कर में आपसे कह रहा हूं कि ऐसा सोचो ना। पहले कितना मोल था? 2। कितना मोल था? 2। तो आपने उसका वॉल्यूम कितना निकाला? 44.8 चलेगा। और फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? आधा, मतलब 22.4 लीटर। माइनस किया तो कितना आया? 22.4। एग्री और नॉट? तो W बराबर -2 माइनस 22.4 एंड आंसर इज प्लस 44.8 लीटर एटीएम। एग्री। ये जो मैंने 44.8 या ये माना है, ये कम माना है जब कंडीशन कैसी है। अगर कंडीशन एसटीपी पे नहीं होगी, जो सवाल आया था उसमें टेम्परेचर था 27, कितना था? 27। तो बताओ अब ये मेथड चलेगा नहीं चलेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? पीवी बराबर एनआरटी। तो पहले V1 निकालना पड़ेगा। आपको यकीन नहीं होगा, जिसने ऐसे नहीं किया पूरा आंसर उलट पुलट आता। अभी सवाल देता हूं, पहले इसको लिखो। लिख लिया क्या? कितने बच्चों से बन गया था या बन जाता? बन गया था या बन जाता? बेटा आप किस कैटेगरी में है? बन गया था या बन जाता? जो लोग ने हाथ उठाए बन गया था बता दिया करो, अच्छा लगता मुझे सबके हाथ खड़े होते हैं। तो हाँ, बन गया था या बन जाता? अगला सवाल लिखो जरा। एंड आंसर इज 44.8 लीटर एटीएम। दे दूं वो सवाल जो मैं देना चाहता था? लिखिए 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, जल्दी से। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। 2 mole of an ideal gas at 27 degree Celsius and at 2 atm pressure, and 2 atm pressure compressed isothermally to half of its initial volume, half of its initial volume। कैलकुलेट वर्क डन बोला है, आंसर साइन कन्वेंशन के साथ बताना पड़ेगा। कैलकुलेट वर्क डन इफ P एक्सटर्नल इज 4 atm। कितने बच्चों से बन जाएगा? कैलकुलेट वर्क डन इफ P एक्सटर्नल इज 4 atm। थोड़ा मन में चित्र बनाओ, एक बार पिस्टन बना लो, सब चित्र समझ में आने लगता है। मन में बनाओ पिस्टन। 2 atm 2 मोल 27 डिग्री सेल्सियस को कंप्रेस किया, वॉल्यूम हो गया आधा। पहले था V1, अभी है V2, मगर मुझे पता कैसे चले पहले कितना था? दिमाग लगाइए, सोचिए। बस मैं इतना कह रहा हूं, मेथड बदलेंगे तो आंसर बदलेंगे, देख लेना। इसलिए जैसे कहा वैसे करिए। आपको आंसर देना है लीटर एटीएम में। ऑफ कोर्स जूल अग सब में निकलवा सकते हैं, मैं भी लीटर एटीएम निकलवा रहा हूं। मेरा पॉइंट है कंसेप्ट सिखाना, कैलकुलेशन नहीं। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड। शानदार। सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम निकाल लो ना यार, सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम निकाल लीजिए। थोड़ा बहुत लगभग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे सवालों के लिए आपको दिमाग में रखना है कि अगर कंडीशन एसटीपी नहीं है तो फिर आपको वहां का इनिशियल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अभी हमें बहुत दूर तक जाना है, सही रास्तों में चलिए ताकि कभी दिक्कत ना आए। कोई कैलकुलेशन ना आए तो मुझसे पूछना, बता दूंगा। कोई वैल्यू बतानी है क्या? आरटी की वैल्यू मुझे पता था, कितनी बार रटवाया है यार। फिर मैंने चुन के टेम्परेचर ऐसा दिया है,
अच्छा एग्जैक्टली 25 नहीं होता, कितना होता है 24.63। तो आपको तो एग्जैक्ट वैल्यू भी बताई है, सब पढ़ाया है, इसीलिए मैंने पूछा किसी की वैल्यू फंस रही हो तो पूछ लो। बन गया सबसे? चलिए टाइम सब टाइम सब टाइम सब आ जाओ। एक तरीका, पहले फील आया क्या? आज चित्र बनाना शुरू करो। पहले कितना मोल था? 2। कितना वॉल्यूम है? V1। वॉल्यूम पता नहीं है। प्रेशर कितना है? 2 atm। इसको कंप्रेस करो। जब कंप्रेस किया तो वॉल्यूम आधा हुआ कि नहीं हुआ? तो वॉल्यूम कितना हुआ ये तब पता चलेगा जब पहले का वॉल्यूम पता होगा ना। अब पहले का वॉल्यूम कैसे निकालो? क्या मुझे PV बराबर nRT आता है? क्या मैं पहले का वॉल्यूम V बराबर nRT बाई P कह दूंगा? खत्म। V निकालना, देखो V1 तो P1 N1 डन। तो V1 कितना है? मोल कितना है? 2 इंटू RT। प्रेशर कितना है? 2। अरे RT तो आया, चाहे एग्जैक्ट लिख लो चाहे लगभग लिख लो, ठीक है। मैंने अभी एग्जैक्ट लिखना चाहा, ठीक है? ठीक है। ये कौन सा वॉल्यूम है? तो फाइनल कितना होगा? 12.3 जो भी आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ूं क्या? हाँ, इतना कठिन कहां है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं इस लेवल के भी सवाल आए हैं, आपको इस लेवल पे सोचना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अभी वर्क की कहानी पूरी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो हमने वर्क का बस एक फॉर्मूला पढ़ा, उस फॉर्मूले का रिवीजन जैसा कर रहे हैं। आइए जरा, तो फाइनल जब सॉल्व करते हैं तो अपने सामने आ चुका है वर्क W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, और P एक्सटर्नल कितना है? -4। डेल्टा V मतलब V2 माइनस, एग्री बच्चों? तो जब V1 आपने निकाला वो कितना आया? 24.63। तो V2 कितना आएगा? 12.3 ले लेते हैं। अरे ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करें कितना आएगा? -4 इंटू 12.3, एग्री? माइनस माइनस जाएगा प्लस। अच्छा मान लो मैंने गलती से माइनस लगा दिया तो? सर समझ में आ रहा है, कंप्रेशन है, प्लस ही लिखना है। साइन कन्वेंशन महज एक दिखावा है, बातों को करने का तरीका है। आपको फील है तो अपने साइन कन्वेंशन लगा सकते हैं, ऐसे नहीं बहुत बड़ी चीज है, बहुत सिंपल चीज है भाई, बस लिखने पढ़ने का तरीका है साइन कन्वेंशन, कोई हाई फाई चीज नहीं है। आपने यहां प्लस क्यों लगाया? कंप्रेशन एक एक्सपांशन है, कंप्रेशन, तो प्लस लगा दिया, दैट्स इट। सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा? लगभग 50 ले ले, 49 पॉइंट समथिंग आता है लगभग, 12 चौक 48 ना यार, लगभग 50 न्यूटन। इज दिस क्लियर? वो सवाल तो मैंने दिया नहीं, मुझे देना था नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क रहेगा, सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट लूंगा। अभी आपके पेपर में थर्मो नहीं आ रहा, मैं आपको अभी थर्मो की एलपी नहीं दे रहा हूं। अभी बस एक चीज आपसे डिमांड कर रहा हूं, पेपर तक प्लीज नोट्स रिवाइज करते रहना। वर्क के सवाल दूंगा होमवर्क में और कोई नहीं, और कुछ थ्योरी के सवाल, ठीक? मुझे पता पेपर की तैयारी पूरे जीव जान से लगे हैं, 720 में 720 लाएंगे, इसलिए आपको मैं हेडेक नहीं देना चाहता हूं, ठीक है बच्चों? लेकिन नोट्स रिवीजन चाहिए, और नोट्स रिवाइज करना लिख लिख के लिखना, रिवाइज नोट्स लिख लिख के, रिवाइज नोट्स लिख लिख के। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वाले आपको भी लिख लिख के रिवाइज करना, बंद कर दो इसे।